बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदकल्लाहुल अज़ीम। Assalamu alaikum, dear participants and members of Corporate Pakistan Group. On behalf of Corporate Pakistan Group, I'm grateful to all of you for your virtual presence at our today's CPG conversation on the way forward for Pakistan. This is our series of conversations and dialogues on the way forward of Pakistan. The first edition we hosted with Pakistan's Information Minister, Senator Shibli Faraz, 2 weeks back on Sunday. And we discussed several emerging issues, also about his information ministry, government plans, line of actions. And we decided to continue the series of dialogue, apolitical dialogue on the way forward for Pakistan, with several other ministers as well as several leaders from different political parties and several senior leaders from civil society. इस सेकंड कॉन्वर्सेशन के लिए हमने स्पेशली रिक्वेस्ट की हमारे कॉर्पोरेट पाकिस्तान ग्रुप के बहुत एक्टिव मेंबर और हमारे बहुत अच्छे दोस्त महमूद साहब से, जो इस प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त फेडरल मिनिस्टर फॉर एजुकेशन, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, नेशनल हिस्ट्री एंड हेरिटेज हैं, और ही इज वन ऑफ द की टीम मेंबर्स ऑफ इमरान खान्स political party, Pakistan Tehreek-e-Insaf, and also the present government. हमारा जो इस कॉन्वर्सेशन का फॉर्मेट है वो ये कि हम डिफरेंट फीडबैक्स पे बेस करके सवालात करते हैं। एज यूजुअल, जैसे हमारे कॉर्पोरेट पाकिस्तान ग्रुप की चैट्स में होता है कि हम बिल्कुल एपॉलिटिकल होते हैं, हमारा पर्पस कोई ब्लेम गेम नहीं होता, हम अच्छी रिकमेंडेशंस देते हैं, सवाल जवाब होते हैं। एक सिविल सोसाइटी की एक ड्यूटी होती है, और उस दायरे में रहकर हम ये डायलॉग्स को कंटिन्यू करते हैं। जब हम फिजिकल डायलॉग करते हैं, जो हम पहले लॉकडाउन से पहले करते थे, और अब हम वर्चुअल डायलॉग्स करते हैं, तो हम उस डेकोरम को इसमें मेंटेन करते हैं। पहली बात। दूसरी बात ये कि जो हमारे स्पीकर हैं, आज शफकत साहब हैं, पहले शिबली साहब थे। सवाल इनसे इस वजह से होता है कि ये आज गवर्नमेंट में है, लेकिन बेसिकली शफकत साहब यहाँ पर बेशक वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन वो एक पर्सनल कैपेसिटी में यहाँ पे मौजूद है। एज शफकत महमूद, विद दिस ऑल द एक्सपीरियंसेस, वो क्या सोच रहे हैं, इस स्टेट को क्या करना चाहिए, बिकॉज कि देखिए इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस से ज्यादा स्टेट इंपॉर्टेंट होती है, और जो 23 करोड़ की आबादी है, जो 23 to 30 मिलियन की पॉपुलेशन है, ये सबका मुल्क है, और इस मुल्क को किस तरह चलना चाहिए, इस मुल्क में लास्ट 72 ईयर्स में क्या मसले रहे, और अब हमने आगे कैसे जाना है, वे फॉरवर्ड किया है, उसकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उसमें क्या लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए, तो उस पर हम गुफ्तगू करते हैं। शफकत महमूद साहब सेनेटर भी रह चुके हैं, सर्व्ड एज अ सेनेटर ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम 1994 to 2000। उसके अलावा ही सर्व्ड एज द फेडरल मिनिस्टर फॉर फूड, एग्रीकल्चर, livestock, environment, urban affairs and wildlife, and also in the Ministry of Local Government and Rural Development, in the cabinet of Prime Minister Malik Miraj Khalid Saab. He also served as Provincial Minister of Information for Government of Punjab from 1999 to 2000 during the President General Pervez Musharraf's government. शफकत साहब हमारे उन लोगों में से हैं, उन पॉलिटिशियंस में से हैं, जो एक बहुत जो टॉप एजुकेटेड क्लास हमारी है पॉलिटिशियंस की, उसमें इनका शुमार होता है, और ही डिड हिज मास्टर्स इन साइकोलॉजी एंड आल्सो इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ही आल्सो डिड हिज मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया। He was also columnist। अब कॉलम नहीं लिखते, लेकिन मेरा इनका जो रिश्ता शुरू हुआ वो मैं इनका रीडर था, इनकी कॉलम्स का बहुत रेगुलर रीडर था, और तकरीबन 11 साल पहले हमारी दोस्ती का आगाज हुआ। ही इज माई एल्डर, ही इज माई फ्रेंड, ही इज आवर कोलीग,
और हमने इस 11 साल में अपने तौर पे बहुत सी जगहों पे ज्वाइंट एफर्ट्स की और बहुत सी जगहों पे हमने पॉलिटिकली भी और डिफरेंट एजुकेशन सेक्टर में खास तौर पे काम किया। आज की गुफ्तगू हम शुरू करते हैं मलिक शफकत साहब से। हम डिफरेंट सवालात करेंगे स्टेट्स के हवाले से, लेकिन डिफरेंट सवालात हम करेंगे एजुकेशन के हवाले से, जो नेशनल क्यूरिकुलम पे बात चल रही है, जो आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनके हवाले से। लेकिन मेरा सवाल, जो पहला सवाल आज का है शफकत साहब से, वो डिफरेंट सवाल है। शफकत साहब, आपने मलिक मिराज खालिद साहब के साथ काम किया एज फेडरल मिनिस्टर, और आज भी जब हम बात करते हैं इस मुल्क में पॉलिटिकल सिस्टम की, हमारे मुल्क के ओवरऑल सिस्टम की, तो मलिक मिराज साहब का नाम हमेशा सामने आता है। लोग उनको बेसिकली डिस्कस करते हैं, जो एक क्रेडिबिलिटी उनकी थी, जो एक शख्सियत थी। और ऐसे बहुत सारे नाम थे। मिराज मोहम्मद खान थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फाउंडिंग मेंबर्स में से थे, और ऐसे बहुत सारे नाम थे। अनफॉर्चुनेटली नजर ये आता है कि इस लेवल के जो पॉलिटिशियंस थे, जो बड़े सिंपल और बड़े नीट एंड क्लीन और बड़े करेजियस किस्म के जो लीडर्स थे हमारे इस मुल्क में, वो हमारी पॉलिटिकल पार्टी से नापैद होते जा रहे हैं। तो उनकी शख्सियत के बारे में और इस पूरे इशू के बारे में आपका क्या ख्याल है? असफर, शुक्रिया आपने मुझे दावत दी। और इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मैं आपको मुबारक देना चाहता हूं कि कॉर्पोरेट पाकिस्तान ग्रुप का आपने जब मुझे मेंबर बनाया तो मैंने जो देखा है पिछले 2 साल में, इंतहाई फाल ग्रुप है। बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी अच्छी डिस्कशंस होती हैं कौमी मामलात के ऊपर। और 11 साल पहले और आज में माशाल्लाह आपने खुद भी बहुत तरक्की की है, तो इसलिए आपको भी ज़ाती तौर पे मुबारक। और ये जो ग्रुप आप रन कर रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है उनके साथ एंगेज करने में। बड़ा रेयरली किसी और सोशल मीडिया ग्रुप में एंगेज करता हूँ, लेकिन आपके ग्रुप में मैं एंगेज इसलिए करता हूँ कि आपके जो साथी हैं वो बहुत ही समझदार पढ़े लिखे लोग हैं। तो मिराज खालिद साहब की आपने सवाल किया। मेरा ख्याल है कि एक ज़माना भी मुख्तलिफ था। सिक्योरिटी के कंसर्न्स जो अब हैं वो नहीं थे, लेकिन उनमें जो सादगी थी वो एक ऐसे दर्जे तक थी कि मेरे पास तो बहुत सारी मिसालें हैं। लेकिन मुझे याद है कि उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म के लिए एक करोला गाड़ी आएगी और कुछ नहीं आएगा। तो मैं वज़ीर के तौर पे उनके साथ लाहौर एयरपोर्ट पे उतरा। वो प्राइम मिनिस्टर थे और हम अपना इकॉनमी क्लास में बैठ के PIA की फ़्लाइट में आए। तो आगे एक टोयोटा करोला गाड़ी में हम बैठ गए। तो जब हम एयरपोर्ट से बाहर निकले तो पुलिस ने हमें इशारा करके एक तरफ खड़ा कर दिया, और पास से एक कॉन्वॉय गुजरा हूटर बजाता हुआ। तो मैंने दिल में सोचा कि वजीर आजम तो मेरे साथ है, तो ये कौन हूटर बजा के जा रहा है। तो पता लगा कि गवर्नर पंजाब साहब जो थे वो वहां से गुजर रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर जो है सो मतलब ये कि वो एक और ज़माना था। एक और बड़े बड़े सादा लोग थे, बड़े लेकिन बड़े पढ़े लिखे, बड़े समझदार, बड़ी उन्होंने सियासत देखी थी। तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, और बहुत बातें हैं लेकिन फिर वो किसी वक्त करेंगे। लेकिन बड़ी मैं मुतासिर था उनकी पर्सनैलिटी से। आपका सफर PTI के साथ तकरीबन 9 साल हो गए। 2011 में मुझे याद है कि आपने PTI को ज्वाइन किया था, और हमारी कई नशिस्तें उस जमाने में हुई। हमने कई सेशंस कराची के अंदर, लाहौर के अंदर भी किए पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से। और आज की जो 2020 में हम PTI देखते हैं, तो ऑफ कोर्स पार्टी बहुत बड़ी हो गई, पार्टी का साइज बहुत बड़ा हो गया। और आज इस मुल्क पे इस पार्टी की गवर्नमेंट है, वो 2 साल हो गए हैं, और 2023 तक आप लोग बरसर इक़्तिदार हैं। इस दौरान बहुत सारी जो चीज़ें हम देखते हैं उसमें एक तनकीद ये आती है, या एक क्रिटिकल फीडबैक ये आता है कि पार्टी ने बहुत सारी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ किया। जो बहुत सारे वादे और दावे थे, बहुत सारे नारे थे, उन पे अमल नहीं हो सका, बल्कि उनका ऑपोजिट हुआ। हर वो काम किया जिस पे पहले तनकीद होती थी। फॉर एग्जाम्पल, कल एक वीडियो चल रही थी, वो PTV लाइसेंस फीस की थी, जो 30 रुपए से अब 100 रुपीज हो गई है। तो बहरहाल एक छोटा इशू होगा, लेकिन बहरहाल उस पर जो वीडियो चल रही थी वो खान साहब के अपने कई स्टेटमेंट्स थे डिफरेंट ओकेजन्स पे। और फिर ऐसे बहुत सारे, चाहे डुअल नेशनलिटी हो, चाहे इलेक्टेबल्स हो, या बहुत सारी कॉम्प्रोमाइजेस। और हम जैसे लोगों का मानना यह है कि जो बहुत सारे मसले मसाइल
खड़े हुए, उसकी एक बहुत बड़ी रीजन ये थी कि कॉम्प्रोमाइजेस बहुत सी जगहों पे उसकी लिमिट्स क्रॉस हो गई। आप और बहुत सारे हमारे दोस्त जो पीटीआई का पार्ट थे, बहुत पहले से भी थे, चाहे डॉक्टर रजवी साहब हों, चाहे इमरान इस्माइल हों, चाहे और बहुत सारे लोग, अंदलीब अब्बास हों, एक ये सारी पीटीआई थी और उसके बाद बहुत सारे इलेक्टेबल्स आए, उसमें बहुत सारे कॉम्पिटेंट लोग भी आए। लेकिन पीटीआई का जो एक चेंज का नारा था, जो चेंज ऑफ ओवरऑल सिस्टम था, वो बहुत सी जगहों पे नजर नहीं आता। उसकी क्या वजह है? देखिए असफर, बात यह है कि कॉम्प्रोमाइज अगर आप अपने ऑब्जेक्टिव पे कर लें तो फिर बहुत ज्यादती है। आपको अपने जिस जहां आप जाना चाहते हैं उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और इमरान साहब ने ये कई दफ़ा इस चीज़ का इजहार भी किया है। लेकिन पॉलिटिक्स एक ऐसा ऐसा मैदान है जिसमें आपको टैक्टिकल कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है। एक आपने बात की, मेरा ख्याल है कि उस पर थोड़ी सी बात करना ज़रूरी है क्योंकि इस ग्रुप के लिए ख़ास तौर पे इम्पोर्टेंट है कि आप जैसा पढ़े लिखे लोग जो हैं, जो कि अपने बिजनेस करते हैं, या पॉलिटिक्स में कितने लोग आते हैं मिडिल क्लास से, अपर मिडिल क्लास से कितने लोग आते हैं पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स में आता ही कोई नहीं है। और उसकी कई वजूहत है। मैं आपको बता सकता हूं कि मैंने 2 इलेक्शन लड़े हैं, 2013 में और 2018 में। मुझे पता है कि मैंने किस मुश्किल से फंड रेजिंग या जो भी किस तरह खर्चे किए वो इलेक्शन करने के लिए। उसका रिजल्ट क्या है कि क्योंकि हमारी इमर्जिंग मिडिल क्लास में से कोई या एलीट में से, इंटेलेक्चुअल एलीट में से लोग पॉलिटिक्स में नहीं आते, तो उसका रिजल्ट ये है कि वो स्पेस जो है वो एक ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन के पास मौजूद है। और वो स्पेस आपको कंस्टिट्यूएंसीज में भी नजर आती है, खासतौर पर रूरल एरियाज में बरादरी पॉलिटिक्स, ये वो वगैरह उस चीज़ में आपको नजर आती है। तो इसलिए जब आप, अगर आपका असल मकसद ये है कि आपने पाकिस्तान को तब्दील कर रहा है और आपकी ख्वाहिश है और आपके जहन में एक एजेंडा है, लेकिन आप कैसे तब्दील करेंगे अगर आप वहां पहुंचेंगे नहीं? 2013 में मुझे याद है कि हमें बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप सो कॉल्ड इलेक्टेबल्स को ले लें साथ, और कुछ हमने लिए, बल्कि बहुत सारों को हमने रिफ्यूज कर दिया। मुझे याद है डिबेट होती थी उसके शख्स को लेना है, इसको नहीं लेना, और रिजल्ट आपने देखा। मकसद ये है कि ये एक इशू है पॉलिटिक्स में, और मैं तो यही कहूंगा कि ये इशू उस वक्त तक रहेगा कि जब तक हमारे जो जो पढ़ा लिखा तबका है, जो हमारा मिडिल क्लास है, वो एक्टिवली एंगेज नहीं करती पॉलिटिक्स। मुश्किल काम है, इसमें मैं कोई उसके अंदर दो राय नहीं है। आप में से किसी ने भी कोई थोड़ा भी इलेक्शन लड़ा हो या पब्लिक से, तो बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन ये जब तक हम सब लोग मिलके इसमें शामिल नहीं होंगे तो ये तब्दीली नहीं आएगी। मकसद, जस्ट टू समराइज, मेरा ख्याल है कि जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। रास्ते में टेक्निकल कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं। कई मामलात हैं जिनमें मैं समझता हूँ कि हमें वो क्रेडिट नहीं मिलता जो कि मिलना चाहिए। बहुत ही बुरे हालात में हमने हुकूमत संभाली थी, और 2 साल के अंदर कई चीज़ें ऐसी हैं जिनको बहुत अच्छा है, और इकॉनमी को कोविड से पहले बड़ी अच्छे तरीके से स्टेबलाइज कर रहे थे। अब भी कोविड के अंदर भी जो जिस तरह हैंडलिंग हुई है, बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया, हमारे ग्रुप में भी बहुत सारी क्रिटिसिज्म आई। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि जो भी स्ट्रेटजी थी उसका एक असर नजर आ रहा है। कल मेरा ख्याल है कोई 40 के करीब डेथ्स हुई हैं, और ओवरऑल इकोनॉमी को थोड़ा सा खोला है। थोड़ा सा एहसास प्रोग्राम के तहत कोई तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख लोगों, फैमिलीज को मदद दी है। तो इन चीज़ों का इम्पैक्ट है। लेकिन कोई चीज़ें जो नहीं अभी हो रही, वक्त लगेगा, 5 साल का मैंडेट है, इंशाल्लाह होगा। कहीं कहीं गलती भी होती है, इंसान है, कई चीज़ें हैं जो बेहतर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में वो प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, गलतियां भी हो जाती हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि एक चीज़ मैं आपको, क्योंकि ये वो ज़रा थोड़ा ब्रॉडर सवाल है कि पाकिस्तान एक काफ़ी मुश्किल मैनेजमेंट का एक मुल्क है, और उसकी वजह सिर्फ ये नहीं कि प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है, प्रॉब्लम्स और मुल्कों में भी होते हैं, प्रॉब्लम हमें भी बहुत ज़्यादा है। इकॉनमी के प्रॉब्लम्स है,
हमारे गवर्नेंस के प्रॉब्लम्स हैं, हमारे सिविल सोसाइटी के, सोशल सोसाइटी के एज ए होल बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन डिफिकल्टी ये हुई है कि हमने एक एक्सट्रीम से तकरीबन दूसरी एक्सट्रीम पे चले जाना। एक एक्सट्रीम थी एक सेंट्रलाइज स्टेट जो कि हुक्म चलता था और हर चीज लाइन पे आ जाती और हर चीज थी। अब हमने एक बेहतर जमहूरियत बनाने के लिए, और अच्छी बात है, लेकिन हमने पावर को डिफ्यूज किया है। हमने सूबों में पावर को डिफ्यूज कर दिया है। अदालतों के बेशुमार पावर्स हैं और होने भी चाहिए, जमहूरियत में तो होते हैं। सो सिविल सोसाइटी जो है वो बड़ी एक्टिव है। उस सारी चीज़ों की, मीडिया जो है उसका एक बहुत ही सेंट्रल रोल बन गया है। विद द रिजल्ट के जब आप कोई चीज़ करने चलते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को साथ लेके चलना पड़ता है और रास्ते में बहुत सारे हर्डल्स भी आते हैं। ईजी नहीं है, किसी भी चीज़ को आगे लेके चलना कोई आसान नहीं है। और इसलिए उसके अंदर बड़ा ज़रूरी है कि अब मसला आप गवर्नमेंट सर्वेंट्स की परफॉर्मेंस देख लें। आमतौर पे प्राइवेट सेक्टर आपको नज़र आता है कि बहुत इफेक्टिव है, एफिशिएंट है। गवर्नमेंट में आप किसी को फायर ही नहीं कर सकते। ज़रा सी बात होती है तो ऑब्वियसली लोगों के पास कोर्ट्स का रास्ता है। मुझे तो कई दफा उनका ज़्यादा अमल जो है वो सरकार के और सरकारी मुलाजमीन पे होता है। प्राइवेट फर्म्स जो है उन पे भी है, लेकिन उनके ऊपर उनके पास एक अथॉरिटी है, उसकी वजह से वो काम चलता है। हम तो किसी को अगर वो काम ना भी करे तो हम क्या कर सकते हैं। सो डिफिकल्टीज ऑफ मैनेजमेंट जो है वो हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा है। मैंने लंबा का, लेकिन जस्ट टू समराइज के इंशाल्लाह ऑब्जेक्टिव्स चेंज नहीं हुए। वी हैव ए लीडर जो कि ऑनेस्ट आदमी है और उसकी ख्वाहिश है दिन रात के मैंने मुल्क के लिए कुछ करना है। उस करने में दुश्वारियां भी हैं, प्रॉब्लम्स भी हैं, डिफिकल्टीज भी है, बढ़ रहे हैं। मैं आपकी बहुत सारी बातों से एग्री करता हूँ और कुछ चीज़ों पे ये है कि मेरा सवाल जो था तो ये कि जो बातें पिछले 10 साल में होती थी इस गवर्नमेंट में आने से पहले, ऑफ कोर्स सारी पार्टी को पता तो था ना कि इस मुल्क के मसले मसाइल क्या है। एंड आई फुली अंडरस्टैंड कि इस मुल्क में बहुत सारी चीजें जिस पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। आप किसी ऑब्जेक्टिव पे अपने कॉम्प्रोमाइज ना करें, और आपको बहुत सी चीजों पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क का सिस्टम ये है, एक आम आदमी ऊपर नहीं आ सकता, एक मेरिट पे आदमी ऊपर नहीं आ सकता। मेजॉरिटी केसेस में इस कंट्री में ये होता है। इस वजह से एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, और ये मैं सवाल सिर्फ आपसे नहीं कर रहा, लेकिन ये एक इस मुल्क की अशराफिया से या इस मुल्क की जो रूलर्स हैं उनसे सवाल है कि जो एक यूथ है उसके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो रही है। और जैसा आपने बात की कि कोविड से पहले इकोनॉमी बेहतर हो रही थी, लेकिन रियलिटी है कि कोविड से पहले भी जॉब्स जो हैं उनके बड़े शदीद मसले थे। बिजनेस जो है वो ओवरऑल सफर कर रहा है। एक तरफ गवर्नमेंट की फिगर्स आती हैं, लेकिन रियलिटी बहुत डिफरेंट नजर आती है। और जब हम एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के बात करते हैं तो वहां से फीडबैक कुछ और आता है, और इनमें वो एक्सपर्ट्स भी शामिल होते हैं जो आपकी गवर्नमेंट के सबसे बड़े सपोर्टर हैं। तो एक तरफ तो ये सूरत हाल है। दूसरी तरफ ये कि क्या ये मुल्क का सिस्टम जो मौजूदा हालत में है, क्या ये इस काबिल है कि ये इस किसी प्रोग्रेस को प्रोड्यूस कर सकेगा, या ये चीज इसी तरह से अगले 50 साल चलती रहेगी? क्या यहाँ पर एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम होना चाहिए? आपका 18 अमेंडमेंट के बारे में क्या ख्याल है? प्रोविंसेस हम नहीं बना रहे, प्रोविंसेस पे बात हुई थी डिफरेंट हवालों से, और बहरहाल 4 प्रोविंसेस, आपके प्रोविंसेस बढ़ने चाहिए। इन तमाम जो बेसिक इश्यूज हैं इस कंट्री के, जिससे हमारी डायरेक्शन सेट हो सकती है, इस पे आपका ओवरऑल नैरेटिव क्या है? देखिए इस पर डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, लेकिन एक बात मैं कहूँगा, प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है उसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं हमारे जैसे मुल्क में, जहाँ पे एक सूबा जो है वो उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से वो सबसे ज़्यादा बड़ा सूबा है। तो उसमें आर्गूमेंट दी जा सकती है कि अगर आपने डायरेक्ट इलेक्शन किया प्रेसिडेंट का तो ज़्यादा चांसेस ये हैं कि जो एक सूबे का जो कैंडिडेट होगा उसको ज़्यादा एक फौकियत होगी। और इसी वजह से बहुत दफ़ा जब ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात आई है तो छोटे सूबों ने उसके खिलाफ बात की है, और उसमें बात में समझ भी आती है। और लेकिन मेरा ख्याल है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम से ज़्यादा मैंने हमेशा महसूस किया है कि वो बदकिस्मत मुल्क होते हैं जिनकी पॉलिटिकल इकॉनमी
इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे फैसले कर सकें। वाटर रिसोर्सेज हैं, उस पे हम क्या हम कोई इत्तेफाक राय पैदा कर सकते हैं, नहीं कर आई थिंक शफकत साहब की आवाज थोड़ी सी लॉस हुई भी है, कुछ हम वेट करते हैं इसका। मैं इस दौरान ये बताता चलूं कि हमारा जो बेसिकली एक डायलॉग है जूम पे, हमारे कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं, लेकिन जो बेसिक डायलॉग है हमारा फेसबुक लाइव पे पेज पे वो बेसिकली टेलीकास्ट हो रहा है। और फेसबुक लाइव जो नटशल कॉन्फ्रेंसेस का पेज है उस पर आप अगर विजिट कर लें और वहीं पे आप अपने सवालात भी हमारे साथ शेयर कर लें। जो जूम के लोग हैं उसमें से कुछ लोगों को मैं ऑनलाइन लूंगा। शफकत साहब की इस वक्त आई थिंक कोई कनेक्टिविटी का इशू है, और वो जैसे ही इस वक्त ऑनलाइन होते हैं दोबारा तो उनको हम दोबारा जहमत देंगे कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। तो थोड़ा सा वक्फा है, इस दौरान हम थोड़ा सा वेट करते हैं। और मैं आपको ये बताता चलूँ इस दौरान कि जो कॉर्पोरेट पाकिस्तान ग्रुप की लॉकडाउन के दौरान जो एक्टिविटीज रही, बिकॉज बहुत सारे नए पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे जिनकी नॉलेज में नहीं है, जब तक शफकत साहब नहीं आते तो मैं मौके का फायदा उठा के वो तमाम चीजें शेयर करूँ। कॉर्पोरेट पाकिस्तान ग्रुप 5 साल पहले हमने स्टार्ट किया था, और पिछले 5 सालों में हमने कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, दुबई में अपने बहुत सारे डायलॉग्स और गेट टुगेदर्स किए, बहुत सारे राउंड टेबल्स हमने किए, रिकमेंडेशंस हमने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को दी, गवर्नमेंट को दी। इसी तरह से हमारे बहुत सारे हमने कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट किया। लेकिन स्पेशली आफ्टर लॉकडाउन हमारी लास्ट 4 मंथ्स में बहुत बड़ी एक मेजर हमने इनिशिएटिव लिया, और हमारे मेंबर शमसुद्दीन शेख का एक आइडिया था जब पहला हफ्ता था लॉकडाउन का कि हमने एक फंड रेजिंग की, और उस फंड रेजिंग में हमने विद इन 2 days 21 बिलियन रुपीज कलेक्ट किए अपने मेंबर्स से, विदाउट एनी कॉल, विदाउट एनी सिंगल रुपी कैश ट्रांजेक्शन। और 3 क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशंस थी, अखुवत, बैतुस्सलाम और ऑरेंज ट्री फाउंडेशन, जिसके थ्रू हमने उस बेसिकली राशन और फूड का अरेंजमेंट बहुत सारी हजारों फैमिलीज को हमने किया। अराउंड 1 month का हमने राशन कलेक्ट किया और वो सब डिस्ट्रीब्यूट किया। उसके बाद अभी 3 हफ्ते पहले हमने एक वायरोलॉजी लैब कराची में स्टार्ट की, और वो लैब का बेसिकली अल खिदमत फाउंडेशन का वो एक प्रोजेक्ट है जिसपे उन्होंने हमारे साथ बात की। और उसमें सबसे बड़ी ब्यूटी ये थी, उसमें हमारी जो 6 मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज थी उनके जो मेंबर्स, हमारे सीपीजी के मेंबर्स हैं, उन्होंने भी उस पर कंट्रीब्यूट किया। और 25 मिलियन का टारगेट था जिसमें हमने 30 मिलियन रुपीज, ओवर 30 मिलियन रुपीज नेट किए। और अगेन नॉट अ सिंगल रुपी कैश ट्रांजेक्शन। आज से 3 हफ्ते पहले उसका स्टार्ट हो चुका है। ये BSL लेवल 4 लेबोरेटरी है, और इस लेवल की सिर्फ 4 लेबोरेटरीज कराची में थी, और ये हजारों लोगों को बेनिफिट देगी। अभी भी इसमें कई हजार लोग लास्ट 3 वीक्स में अपनी कोविड की टेस्टिंग करवा चुके हैं। और जो इसकी एक्चुअल कॉस्ट आती है वो 4,500 रुपीज है, लेकिन हम इस पे 3,000 रुपीज चार्ज कर रहे हैं। 1,500 रुपीज पर मेंबर पर पेशेंट हम इसमें खुद कंट्रीब्यूट करती है फाउंडेशन, और इसका जो एक एडवाइजरी बोर्ड है हारून कासिम साहब की सरबराही में। और बेसिकली ये सिर्फ कोविड की हद तक नहीं है, बल्कि एक फ्यूचर का बड़ा प्रोजेक्ट है, और एक पूरा कॉम्प्लेक्स तैयार हो रहा है जिसकी टोटल कॉस्ट 400 मिलियन रुपीज है, और हम इसमें कमिटेड हैं कॉर्पोरेट पाकिस्तान ग्रुप की तरफ से। ये सिर्फ इसका एक पार्ट था, 10% था, अब 90% पे काम शुरू हो चुका है, और ये एक बहुत बड़ा सेंटर, रिसर्च सेंटर बन रहा है कराची में, जिससे हजारों लोगों को बेनिफिट होगा। तो मैंने मौके का फायदा उठाते हुए ये बात भी कर ली है। शफकत साहब आई थिंक अभी तक ऑनलाइन नहीं है, और जैसे ही आते हैं हम इस पे गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। और मैं ये भी बताता चलूं कि लास्ट 4 मंथ्स में हमने कुछ 13 डायलॉग्स कॉन्वर्सेशंस की हैं, और हमने पाकिस्तान इकोनॉमी पे डायलॉग किया जिसमें हमने इस कंट्री के बेस्ट एक्सपर्ट्स को इंगेज किया। गवर्नमेंट से हमने हमाद अजहर को इंगेज किया जो फेडरल मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज हैं। और उसके अलावा हमने और बहुत सारे प्रोग्राम्स किए जिसके अंदर डिफरेंट इमर्जिंग इश्यूज को डिस्कस किया गया। हमने कॉन्वर्सेशन की बैक्सिम को बांग्लादेश के सीईओ के साथ, और वो सारे एक्सपीरियंस जो बांग्लादेश के एंटरप्रेन्योर्स ले रहे हैं वो हमने
डिस्कस किए। और उसके बाद हमने एक चाइना इंडिया स्टैंड ऑफ डायलॉग सीरीज शुरू की। डे बिफोर यस्टरडे वी होस्टेड द थर्ड डायलॉग, और उसके हमने 3 डायलॉग्स तक किए हैं। उसके अलावा एक कॉन्वर्सेशन हमने लास्ट वीक में 2 हफ्ते पहले शिबली फराज साहब से की, जो पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, सेनेटर हैं, वो इसी मौजू पे थी, द वे फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान। तो फिलहाल हमारी जो ग्रुप है, जो इस लॉकडाउन के दौरान हम वर्चुअल एक्टिविटीज पे फोकस कर रहे हैं और इस किस्म के प्रोजेक्ट्स को हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो यही एक कंट्रीब्यूशन है। और ऑफ कोर्स गवर्नमेंट देखिए हर जगह रिस्पॉन्सिबल नहीं है, गवर्नमेंट के अपने मसले होते हैं। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है वो ये कि हमारी 23 करोड़ की आबादी है, और इस 23 करोड़ की आबादी में हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इस मुल्क के जो बड़े मसले हैं, जो बड़े इश्यूज हैं, जिसमें अपॉर्चुनिटीज भी हैं और जिसमें चैलेंजेस भी हैं, उस पे कम से कम एज अ नेशन हमें एक आवाज होना चाहिए, हमें एक यूनिटी का मुजाहिरा करना चाहिए और एक डायलॉग होना चाहिए सारे स्टेक होल्डर्स के दरमियान, सारी पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान, सारे जो इवन हमारी जो इंक्लूडिंग हमारी पाकिस्तान आर्मी है, जो हमारे कंसर्न इदारे हैं, हमें एक पेज पे होना चाहिए। जिस तरह हम कश्मीर के मसले पे एक पेज पे है, इस तरह से हमें एक पेज पे होना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि किसकी गवर्नमेंट है, किस पार्टी की गवर्नमेंट है, क्योंकि हमारी पार्टी पाकिस्तान होनी चाहिए। जो भी गवर्नमेंट हो उसको 5 साल अपने पूरे करने चाहिए। परफॉर्मेंस में अप्स एंड डाउन आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, लेकिन चेंज ऑफ गवर्नमेंट इज नॉट द सोल्यूशन। तो आज तक लास्ट 2 गवर्नमेंट्स हमारी अपने 5 इयर्स कंप्लीट किए, लेकिन उसके अंदर भी एक प्राइम मिनिस्टर 5 साल पूरे नहीं कर सका। तो शफकत साहब की कॉल मेरे पास है, मैं उनसे जी, आप फोन से आ जाए, आप फोन पे आ जाए। ठीक है, ठीक है, आप फोन से आ जाए, आप फोन से कनेक्ट करें, नो प्रॉब्लम। शफकत साहब ट्राई कर रहे हैं कनेक्ट करने की, और वो आई थिंक एक हफ्ते कुछ सेकंड्स के बाद हमारे साथ होंगे। तो बेसिकली जो मुल्क है ना, वो हम सबका है, और इस मुल्क में किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट हो उसको 5 साल पूरे करने चाहिए, उसमें हम सबको अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए, फैक्ट्स को हमें डिस्टॉर्टेड नहीं करना चाहिए, हमें रियल ग्राउंड रियलिटी को देख के बात करनी चाहिए, चाहे वो अपोजिशन हो चाहे वो गवर्नमेंट हो। आज जो गवर्नमेंट है वो अपोजिशन में हो सकती है, वो दोबारा सस्टेन भी कर सकती है, कोई और भी पार्टी इसमें आ सकती है, लेकिन देखें गवर्नमेंट कामयाब होगी तो मुल्क कामयाब होगा। ये एक बॉटम लाइन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो हम, हमारा जो ग्रुप है कॉर्पोरेट पाकिस्तान ग्रुप, वो अपना एक रोल प्ले कर रहा है, बिकॉज कि हमारे ग्रुप की जो ड्यूटी है ये एक्चुअल नेशनल इंटेलिजेंसिया है पाकिस्तान का, और इसमें हमारे फिलहाल 256 मेंबर्स हैं, लेकिन उसके अलावा हमारे बहुत सारे एसोसिएट्स हैं, और हम इसमें 7 मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो रिप्रेजेंट करती हैं, और इन पार्टीज का जो टॉप लीडरशिप है वो हमारे साथ मौजूद है। तो जब पिछली गवर्नमेंट थी हम उनके साथ भी क्रिटिकल फीडबैक शेयर करते थे। आज की गवर्नमेंट के भी कुछ 10 टोटल फेडरल मिनिस्टर्स हैं, गवर्नर हैं जो हमारे मेंबर हैं, उनके सेनेटर्स हमारे साथ हैं, और हम बेसिकली इन सब के साथ डायलॉग करते हैं, इनकी अच्छी चीज को अप्रिशिएट करते हैं। हमारे बहुत सारे मेंबर्स डिफरेंट काउंसिल्स में हैं, और हर सतह पर कॉपरेशन होती है, बट हम मुनाफिकत नहीं करते, हम अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहते हैं। अगर कहीं पे एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है, अगर कहीं कोई क्रिटिकल फीडबैक आपने शेयर करना है, तो हम वो क्रिटिकल फीडबैक शेयर करते हैं गवर्नमेंट के साथ, और डायरेक्टली करते हैं, उनकी एब्सेंस में नहीं करते। और यही रोल एक सिविलाइज सोसाइटी का होना चाहिए, जो एजुकेटेड क्लास का होना चाहिए। और शफकत साहब मेरे साथ यहाँ पे दोबारा ऑनलाइन है। तो वर्चुअल के जहाँ फायदे हैं कि जिस वक्त इसको तकरीबन कोई 20,000 प्लस ऑडियंस जो है फेसबुक पे लाइव देख रही है, उस पर एक ये भी है कि पिछले 4 मिनट का 5 मिनट का एक क्लिक आया, जिसके लिए मैं आपसे ऑन बिहाफ ऑफ कॉर्पोरेट पाकिस्तान ग्रुप माजरत हुआ हूँ। आई एम सॉरी फॉर दिस टेक्निकल एरर, but now he's setting his phone with शफकत साहब को मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी?
अब आइए जी, अब आइए। जी हाँ, तो आप प्लीज कंटिन्यू करें। मैंने इस दौरान ये हुआ कि कॉर्पोरेट पाकिस्तान ग्रुप की डिफरेंट एक्टिविटीज हैं और जो ओवरऑल एक सोच हमारी है इस मुल्क के हवाले से या पॉलिटिकल एक मूवमेंट के हवाले से, वो मैंने सोच शेयर करने की कोशिश की मुख्तसर टाइम पे, जिसके लिए कोई घंटा चाहिए मुझे। लेकिन आप आई थिंक के अगले कुछ सेकंड्स में जब सेट हो जाते हैं तो हम इसको डायलॉग को वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से हमने डिसकंटिन्यू किया। जी, आपको मैं नजर आ रहा हूँ? आप मुझे नजर भी आ रहे हैं और आपकी मुझे आवाज भी आ रही है और आप अपनी बात को कंटिन्यू करें। अच्छा, वो मैं, हाँ जी। सो मैं बात ये कर रहा था कि वो कौमें बदकिस्मत होती हैं कि जिनकी पॉलिटिकल इकॉनमी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती कि जो फैसले कौम की बेहतरी के लिए करने चाहिए कि वो मिलजुल के कर सके। मैं मिसाल दे रहा था, प्राइवेटाइजेशन ले लें आप। आपको याद है कि आज से कई साल पहले फैसला हुआ कि प्राइवेटाइजेशन होगी, स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन की बात हुई, फिर वो रिजेक्ट हो गया। उसके बाद 500 बिलियन का जो है वो नुकसान उठाना पड़ा। इसी तरह और बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर आपको पता है कि फैसले ऐसे करने चाहिए। गवर्नमेंट की एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि गवर्नमेंट को साइज को छोटा किया जाए, उसको ज़्यादा फोकस्ड बनाया जाए। जो एम्प्लॉयज़ काम नहीं करते उनको कोई तरीका हो कि वो उनको पेंशन पे भेज दिया जाए या कुछ ऐसा हो। मतलब कि अगर हम ये चीज़ें नहीं कर सकेंगे, अगर हायर एंड फायर गवर्नमेंट में नहीं होगा, अगर हम तो परफॉर्मेंस एफिशिएंसी को बेहतर करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर हम हमारे लिए बहुत सारे और ऐसे इश्यूज हैं, कुछ बड़े सेंसिटिव नेचर के इश्यूज हैं जिन पे मैं बहुत ज्यादा खुल के बात करनी मुश्किल है। लेकिन मकसद ये है बात करने का कि हमें कोई ऐसा एक नेशनल डायलॉग की डेफिनेटली हमें इनिशिएट करने की जरूरत है, जिस तरह आप कर रहे हैं और साथी करेंगे, कि हम को सोचें कि कोई मिनिमम एजेंडा जो है इकोनॉमिक रिवाइवल का, गवर्नेंस की बेहतरी का, उस पे सारे तरफ जो है वो इत्तेफाक हो सके। आपकी एब्सेंस में मैंने जो बात की थी वो ये की थी कि इस मुल्क के जो बड़े इश्यूज हैं जिसमें अपॉर्चुनिटीज भी हैं, उसमें चैलेंजेस भी हैं, वो 10 भी हैं, 12, 15, 20 जो भी इश्यूज हैं उस पे एक आई थिंक पॉलिटिकल कंसेंसस की जरूरत है। लाइक हमारा कश्मीर पे एक बिल्कुल एक आवाज होती है, कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, हम सब एक आवाज होते हैं कश्मीर के इशू पे। इसी तरह से जो इस मुल्क की अपॉर्चुनिटीज की बात आती है, बहुत सारे मसले हैं जो होने चाहिए, रिजॉल्व होने चाहिए, और वो रिजॉल्व इसलिए नहीं होते कि वो उसमें पॉलिटिकल कंसेंसस डेवलप नहीं होता। उसमें काला बाग डैम है, प्राइवेटाइजेशन की इशू की आपने बात की, स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन एक तरह से जुडिशियल एक्टिविज्म हुआ, और मैं इसको ओपनली कहता हूँ कि जुडिशियल एक्टिविज्म था। आज उसको हम उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। इस किस्म की इंटरवेंशंस जो है वो हमेशा स्टेट को जो अफेयर्स होते हैं उनको प्रॉब्लम क्रिएट उसमें होती है, उससे इज्तनाब करना चाहिए। और इसी तरह से जो अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, स्कूल की हर किस्म का पोटेंशियल है। ये बात हम अपनी पैदाइश से आज तक सुन रहे हैं, लेकिन वो यूटिलाइज बड़े आराम आराम से हो रहा है। बट दुनिया बहुत तेजी से आगे जा रही है। कोविड की ऐसे दुनिया ठहर जरूर गई है, लेकिन जब ये मसला अगले कुछ महीनों में, अगले साल स्टार्ट हो रिजॉल्व होगा, दुनिया चलना शुरू होगी, दुनिया हमसे बहुत आगे बढ़ जाएगी। तो मेरे ख्याल में हमारे पास अगले 4, 6, 8 साल है जिसमें हमें डायरेक्शन पकड़नी चाहिए। डिजिटल का बड़ा पोटेंशियल है इस मुल्क में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो डिजिटल का पोटेंशियल उसको हम यूटिलाइज ही नहीं करते एज नेशन, और एज अ नेशन, एज पाकिस्तानी नेशन। हम सब मुहिब्बे वतन तो हैं, लेकिन जो एक बात अक्सर हमारे ग्रुप में भी होती है, और मैं कम अज कम इस आवाज को बहुत ज्यादा आजकल रेस करता हूँ इस पॉइंट को, कि हम एक बिलो एवरेज परफॉर्मेंस के साथ जो है ना वो सब चलने के आदी हो गए हैं। हम एक छोटी सी चीज को भी कहते हैं कि हाँ यार ये बहुत अच्छा हो गया, हम उसके एक्चुअल पोटेंशियल पे नहीं जाते। तो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी है या उसके जो ज़ेली इदारे हैं, उसमें कोई आपस में कम्युनिकेशन का मसला नहीं। तो बेसिकली पोटेंशियल बहुत है। जिस तरह डिजिटल इंडिया पे काम हुआ, जिस तरह से उनको फैसिलिटेट किया गया, आईटी एंड टेलीकॉम का यहाँ पे बड़ा पोटेंशियल। ऐसे 50 चीजें और, ऐसी चीजों पे आप लोग ऐसा क्यों नहीं करते कि सब मिलके बैठ जाएं, इख्तलाफात को साइड पे करें। इख्तलाफात चलते रहेंगे, जिंदगी भर चलते रहेंगे, लेकिन कम अज कम इन इश्यूज पे तो एक जबान होके बात करें और एक दूसरे का साथ दें। आपका क्या व्यू है एज शफकत महमूद?
ये देखें, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि मैं हमेशा कहता हूँ मसलन कि जी तालीम सियासत से बालातर है। जब मैं सिंध में जाता हूँ, मैं चीफ मिनिस्टर से मेरी 2 मुलाकातें हो चुकी हैं, उनके एजुकेशन मिनिस्टर के साथ मेरा राब्ता रहता है। हालांकि हमारे सियासी इख्तलाफात जो हैं वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम समझते हैं कि तालीम के लिए हम इकट्ठे होकर आगे आगे बढ़ रहे हैं। और खुशी की बात यह है कि पिछले 4-5 माह में आपने देखा होगा कि जितने इम्तिहान के बगैर, ये कोई आसान फैसला नहीं था, बड़ा मुश्किल फैसला था, तो सबने मिलकर किया। तो मेरा ख्याल है कि इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है कि जी हमें कोशिश करनी चाहिए कि कुछ चीज़ों में बालातर हो के, लेकिन साथ साथ ये भी एक बड़ा ज़रूरी है। और मेरा ख्याल है कि देखें ना, अब आपको एक एग्जांपल ले लें डिफ़िकल्टीज़ का और प्रॉब्लम्स का, कि हमारी पार्टी का जो मैनिफेस्टो था और उसके अंदर जो सबसे एक अहम पहलू था वो ये था कि अकाउंटेबिलिटी हो। लेकिन हुआ क्या कि उसके अंदर इतने खमो पेच हैं कि जो ओपन एंड शट केसेस हैं, और मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, कि उनको भी अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाना जो है वो इम्पॉसिबल हो गया। यानी कि या इन्वेस्टिगेशन में कोई प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, या प्रोसिक्यूशन में प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, या जुडिशल लेवल पे आके प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। उसका रिजल्ट क्या है कि अकाउंटेबिलिटी का सारा जो निज़ाम है वो एक लिहाज से लोग सिनिकल हो गए कि जी ये तो निज़ाम, ये जो सियासी है जी। हालांकि आपको मुझे सबको दिल में पता है और सबको बल्कि नॉलेज भी है कि क्या हुआ, किसने क्या कैसे किया, और अब तो चैप्टर एंड वर्स आ गया है। और मैं इसके साथ साथ एक और चीज भी कहूंगा, मुझे तो कई दफा जो ज्यादा तकलीफ होती है असफर, वो मुझे एक मॉरल कोलैप्स भी नजर आता है। और मॉरल कोलैप्स मुझे ये नजर आता है कि हम बुरे को बुरा कहने के लिए भी तैयार नहीं, जबकि आपके दिल में, आपके नॉलेज में, आपके जहन में एग्जैक्टली पता है कि कौन क्या कर रहा है। और आपको पता है कि कौन किसी की हैसियत पहले क्या थी और पिछले 15-20-25 सालों में उनकी हैसियत क्या हो गई। आपको पता है, सबको पता है, लेकिन उसको हम उनको उस तरह ही पजीराई बख्श रहे हैं, और अब मीडिया पजीराई बख्श रहा है। ये कर, हम बुरे को बुरा कह ही नहीं रहे। सो जब एक कौम जो है वो अच्छे बुरे की तमीज ही खत्म हो जाए, तो इसको ये जो मॉरल कोलैप्स है, ये तो बड़ा एक सीरियस प्रॉब्लम है। उसका रिजल्ट क्या होता है? अगेन टेक द अकाउंटेबिलिटी इशू। अकाउंटेबिलिटी क्या प्रॉब्लम कि जी पहले तो नैब जो है उसके अंदर जो डिफिकल्टीज है वो नजर आने लगती है, फिर उनकी जनाब इन्वेस्टिगेशन किसी काम की नहीं होती, फिर उनकी प्रोसिक्यूशन किसी काम की नहीं, फिर जुडिशरी आ जाती है, वो बेलें दे जाते हैं, वो बाहर बैठे हैं, कई लोग बैठे रहते हैं अंदर 4-4 साल। कई लोग जो है वो बड़े बड़े लीडर जिनकी मनी ट्रेल सब कुछ नजर आ गया वो। सो मकसद ये है कि ये एग्जाम्पल है कि जब आप, मैं, हर लोग, कोई बंदा जो अक्यूज है वो भी कहते हैं हाँ जी इनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जो सबसे बड़े जिन्होंने डाके डाले वो भी कहते हैं अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन वी आर इनकेपेबल ऑफ डूइंग इट। सो ये एक मिसाल है। इसी तरह और बड़ी मिसाल है। मैं तो समझता हूँ कि कौमी सतह पे जो अगर हम कुछ काम कर लेते हैं तो वो एक बहुत बड़ा मोर्चा है। अब मसलन हमने एक बहुत बड़ा काम शुरू किया है तालीम के मैदान में, शायद आप उसके उसके ऊपर बाद में बात करेंगे, लेकिन अगर हम एक यकसा तालीमी निसाब लाने की कोशिश कर रहे हैं और अगर हम कामयाब हो जाते हैं इन सब चीज़ों के बावजूद, मुझे तो लगता है कोई जाएगा, कोर्ट में चला जाएगा, कोई कहीं जाएगा, कोई, अभी तो बहुत सारे हर्डल्स आ रहे हैं। सो इसलिए इट इज़ अ वेरी, मैंने जब पहले आपको कहा कि एक होता है कि सही रास्ता क्या है, और एक ये है कि उस सही मुकाम पे पहुंचने का तरीका क्या है, वो हमने अपने लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। और उसका, और हमारी गवर्नमेंट के लिए जो एक चैलेंज है वो ये है कि हमने इन सब डिफिकल्टीज के बावजूद वो चीजें हासिल करनी है। हमने वहां उस जगह पहुंचना है जहां हम पाकिस्तान को आगे लेके जाना चाहते हैं। सो इंशाल्लाह कोशिश करते रहेंगे। मैं एजुकेशन के इश्यूज पे भी आगे आगे बात करूंगा अब से कुछ देर के बाद, लेकिन आपने जैसे कि बात की अकाउंटेबिलिटी की, क्योंकि देखिए जब तक अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड नहीं होगी उस वक्त तक इस मसला, मुल्क का मसला रिजॉल्व नहीं होगा। हमने हमेशा कम अज कम ये देखा एज ए पॉलिटिकल कि जो भी गवर्नमेंट होती है वो सुकून में होती है और बाकी जो पार्टीज होती है उनके खिलाफ एक महाज चल रहा होता है। आज ये गवर्नमेंट है,
कल कोई और गवर्नमेंट होगी, परसों कोई और गवर्नमेंट आएगी। अकाउंटेबिलिटी जब तक अक्रॉस द बोर्ड नहीं हो, मसला सॉल्व नहीं होंगे, नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट मेरा ये है कि जो इस मुल्क के, चले आप पॉलिटिशियंस को तो हटा दें, लेकिन जो बहुत सारे हमारे कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनके साथ बड़े मसले मसाइल हैं। और आज मैं आपको बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये बात कह रहा हूँ और बड़ी ऑथेंटिक बात बता रहा हूँ कि जो हमारे मुल्क के टॉप कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो पब्लिक बोर्ड्स पे जाने को तैयार नहीं है, वो पब्लिक सेक्टर में एज सीईओ जाने को तैयार नहीं है। और ये बहुत बड़ा एक मैसिव चैलेंज है। और उसकी वजह सिर्फ ये है कि बहुत सारे जो इनोसेंट हमारे कॉर्पोरेट लीडर्स थे, उन्होंने जो पिछले कुछ सालों में तकालीफ बर्दाश्त की है, चाहे वो पिछली गवर्नमेंट की, चाहे वो ये गवर्नमेंट है, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ। तो जब तक ये चलता रहेगा, आई थिंक उस पर किसी का ट्रस्ट नहीं होगा। दूसरी बात जो आपने की, देखें हमारे यहाँ ये भी देखा गया है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, वो अगले को तो चोर कहती है, लेकिन अगर वो आपकी पार्टी को ज्वाइन कर ले तो वो बिल्कुल हसीन और जमील हो जाता है और वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल हो जाता है। और ऐसी मिसालें हर पार्टी में मौजूद हैं। तो जब तक कॉम्प्रोमाइज खत्म नहीं किया जाएगा जस्ट फॉर द सेक ऑफ फ्यू सीट्स, ऑफ सम सपोर्ट फ्रॉम सम स्पेसिफिक सिटीज और सम एरियाज, तो उस वक्त तक ये मसला सॉल्व नहीं होगा। और उसमें अगर कोई बड़े डाकू हैं, कोई बड़े चोर हैं, तो उन पे भी आप हाथ नहीं डाल सकेंगे, बिकॉज के जो सिस्टम चल रहा है, इस स्टेट का जो सिस्टम चल रहा है, वो एक दूसरे को सपोर्ट करता है और वो सपोर्ट सिस्टम हमेशा जारी रहेगा। जो ताकतवर है वो अपनी ताकत के बल पे निकलता रहेगा। हाँ बिल्कुल, इस मुल्क में जो बड़ा डाकू है उसको आपको हैंग कर देना चाहिए। ऐसी आप 100 मिसालें कायम करें, लेकिन अंडर द लॉ, और उसमें कोई एक्टिविज्म ना हो। तो मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क में खुद ब खुद बेहतरी आनी शुरू होगी। हम दुबई जाके क्यों लाइन में लग जाते हैं? सबसे नियरेस्ट मुल्क दुबई है ना, दुबई में आप क्यों जाके लाइन में लग जाते हैं? क्यों वहां पे आप एक छोटे से छोटे रूल को फॉलो करते हैं? बिकॉज कि यहाँ पे लॉ की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। और यहाँ पे जब चारों जतोई जैसे लोग अपना विक्ट्री थंब दिखा के जाते हैं, तो आप ये सोचे ना कि आम आदमी उसका क्या हाल होता होगा। जिस तरह से यहाँ पे पुलिस रिफॉर्म्स पे कोई काम नहीं हो रहा, यहाँ पे जुडिशियल रिफॉर्म्स पे कोई काम नहीं हो रहा, लाखों केसेस अदालतों में पड़े हैं और सालों साल केसेस चलते रहते हैं। तो ये मेरी कुछ गुजारिशात हैं। इस पे आपका अगर कोई व्यू है तो आप बताएं, और अदरवाइज आगे अपने कुछ सवाल बताएं। नहीं, देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ कि जो आपके कॉर्पोरेट शायद इमरानुल हक जो थे, उनके साथ जो हुआ, बहुत तो ऐसे ज्यादती बहुत सारे हुई। लोग हैं, इमरानुल हक मुझे जैसे बहुत सारे लोग बहुत अफसोस हुआ उनका। नहीं, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। और तो यही तो देखे ना, मैं ये कह रहा हूँ कि एक ऐसी चीज जिस पे बुनियादी तौर पे इत्तेफाक राय है कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि उसके अंदर जो डिफिकल्टीज हैं रास्ते में, और उसके अंदर जो गलत लोगों के साथ शरीफ लोगों के साथ बड़ी बड़ी ज्यादती हुई, और बड़े बड़े जो डाकू हैं उनको उनको कुछ नहीं हो रहा। तो ये दिस इज द डिफिकल्टीज जिसका मैं जिक्र कर रहा था, कि आप एक नेक इरादे से अगर कुछ करना चाहते भी हैं, और उसके अंदर जो अनफॉर्चुनेट बात है जिसका मैंने जिक्र किया, वो ये है कि कम से कम हम बुरे को बुरा तो कहें, लेकिन हम उनको उतनी इज्जत और उतनी कदर है बहुत सारे ऐसे लोगों की कि जो सबको पता है। बहरहाल ये इसके बारे में तो कोई दो राय नहीं है कि देयर इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू ट्रेवल। और ये जो लॉन्ग डिस्टेंस हमने ट्रैवल करना है, वो जो भी आप चीज उठाएंगे, जो भी शोभा उठाएंगे, तो आपको नजर आएगा कि उसमें बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रैवल। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमारे लिए चैलेंज ग्रेटर इसलिए है कि डिफ्यूजन ऑफ पावर है, क्योंकि वो करने के लिए जो करना चाहते हैं उसके लिए रास्ते जो हैं वो सीधे नहीं है। उनको बहुत सारे लोगों को साथ मिला के फिर ही रास्ता पहुंचा जा सकता है। तो इट बिकम्स the system is a bit more complicated than we imagine otherwise. ठीक है। 2 साल इस गवर्नमेंट को हो चुके हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो बिल्कुल मुझे मालूम है कि अंडर प्रोसेस है, इनिशिएट की गई हैं। अनफॉर्चुनेटली शायद जो गवर्नमेंट का कम्युनिकेशन सिस्टम है वो बहुत इफेक्टिव नहीं है। एक आम आदमी है, वो बात जाती नहीं है जो अच्छे काम होते हैं, और सिर्फ जो है वो एक साइड का जो प्रोपेगेंडा है वो चलता रहता है। लेकिन प्रोपेगेंडा भी अब सिर्फ प्रोपेगेंडा नहीं है। आफ्टर 2 इयर्स जब हम बात करते हैं तो हर चीज का मलबा पिछली गवर्नमेंट्स पे डाला जाता है, जबकि 2 साल हो चुके हैं। हम ये नहीं कह रहे कि ओवरनाइट सब कुछ तब्दीली आ जाएगी, लेकिन अगले 3 साल की क्या स्ट्रेटेजी है, क्या प्लानिंग है? एज शफकत महमूद जो एक जमाने से डिफरेंट सिस्टम्स को देखते चले आए, आप ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं, आप कॉलमनिस्ट भी रहे हैं, आप सेनेटर भी रहे हैं,
आप प्रोविंशियल मिनिस्टर भी रहे, आप फेडरल मिनिस्टर भी रहे, आपने इस मुल्क के सिस्टम को बहुत फर्स्ट हैंड देखा है, बेसिकली आप उनके लोगों में से हैं। आप क्या देखते हैं कि किस तरह से चीज आगे बढ़ेगी और क्या अच्छा हुआ और क्या अगर कोई कमी पेशी है, कोई एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है, इस पे स्पेसिफिक स्ट्रेटजी क्या है नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए? देखिए देखिए मेरी बात, मैं एक दो चीज़ें गुजारिश करूंगा। एक तो ये कि मेरा ख्याल है, आप अग्री करें या ना करें, लेकिन बड़ी डिफिकल्ट इकोनॉमिक सूरत हाल को हमने मैनेज किया और प्रोफेशनल मैनेजमेंट की। देखे ना, हफीज शेख साहब का हमारी पार्टी से तो कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन उनको लेके आए, एक प्रोफेशनल मैनेजर हैं और वो प्रोफेशनली उसको मैनेज कर रहे हैं और बहुत सारे हालात जो थे पहले से बेहतर हो गए थे। फिर ये कोविड का है, मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी आपको, आई नो कि आपके व्यूज थोड़े डिफरेंट हैं, लेकिन थोड़ी सी आपको इस चीज को भी एक्नॉलेज करना चाहिए कि कोविड के मामले में डिस्पाइट सीरियस डिफरेंसेस, ओवरऑल इट हैज बीन ए गुड मैनेजमेंट। हमारा एनसीओसी ने बड़ा अच्छा काम किया। हमारे, अगर आप इन्फेक्शन रेट्स देखें, बहुत डाउन जा रहे हैं। अगर आप डेथ रेट्स देखें, वो पहले से बहुत कम हो गए हैं। अल्लाह करे कि इस तरह ही रहे, मैं ये नहीं कहता। बहुत सारे मुल्कों में सेकेंड वेव आई है, स्पाइक्स आए हैं, तो हमें हमें कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह करे कैसे ही। लेकिन कई चीज़ें ऐसी हुई हैं कि जिनमें बेहतरी भी हुई है और जिनमें इसी तरह गवर्नेंस के ऊपर, अब आप देखें कि हर हफ्ते कैबिनेट मीटिंग होती है। वो चीज़ें जो आके 6-6 महीने 8-8 महीने के बाद कैबिनेट मीटिंग होती, एवरी वीक जो प्रॉब्लम्स हैं, डिफिकल्टीज हैं, एंड स्लोली इंक्रीमेंटली, मैं जब मैं आर्टिकल लिखता था असवर, तो आई यूज्ड टू से कि पाकिस्तान को ठीक करने के लिए कोई एक दो बहुत बड़े फैसले करने की जरूरत नहीं है, कोई 1 लाख अच्छा फैसला करना पड़ेगा या 2 लाख अच्छे फैसले करने पड़ेंगे। मेरा ख्याल है कि क्योंकि देखें, फैसले गलत उस वक्त नहीं है। हमने बड़ी कोशिश किया ओवर द लास्ट 2 इयर्स, 2.5 इयर्स, 2 इयर्स, कि हम कोशिश करें कि नेक नीति से जो बेहतर से बेहतर फैसले कर सकते हैं। कुछ होते हैं, कुछ नहीं होते, कुछ में कम्युनिकेशन का भी इशू है। अब मसलन मैं अगले दिन मीडिया में बैठा ये कह रहा था कि यार, जब डेथ्स ज्यादा थी तो सारा मलबा जो था वो गवर्नमेंट पर डाला जा रहा था कि डेथ। अब जबकि सूरत हाल बेहतर हुई है तो कोई -1 की बात कर रहा है, कोई किसी और की बात कर रहा है, वो उस टॉपिक पे आ ही नहीं रहे। तो ये भी एक डिफिकल्टी और एक प्रॉब्लम है। अब आगे चलते हैं। आगे देखिए, 2-3 हमारे लिए बड़े मेजर प्रायोरिटीज हैं और उसमें से नंबर 1 प्रायोरिटी जो है वो इकोनॉमी है। इकोनॉमी की बेहतरी के बगैर इट वुड बी वेरी वेरी डिफिकल्ट कि पाकिस्तान आगे चल सके। तो उसके लिए मुख्तलिफ चीज़ें जो की जा रही हैं, डिफिकल्टी है, कोविड की वजह से आपकी इंडस्ट्री को नुकसान हुआ है, एक्सपोर्ट्स को नुकसान हुआ है, और चीज़ों को, दुनिया का सारे जहान का सिस्टम, लेकिन दैट विल बी नंबर 1 प्रायोरिटी। एंड ऑल्सो साथ साथ सोशल प्रोटेक्शन, ताकि आपने जो गरीब लोग हैं उनका ख्याल रख रहा है। आपने अभी हम जो एहसास प्रोग्राम है उसको बढ़ा रहे हैं, उसमें मजीद पैसे डाल रहे हैं ताकि गरीब लोग जो है उनका ख्याल हो। ये जो लंगर सिस्टम है, ताकि कोई भूखा ना मरे, ये इस किस्म के जो कई और भी सोशल प्रोटेक्शन के प्रोग्राम चल रहे हैं, इनको आगे लेके चलना है। सो एक तो पूरा ये है। दूसरा, गवर्नेंस के निज़ाम को बेहतर करने की जरूरत है। सो एक मेजर प्रायोरिटी जो है वो ये है कि हम किस तरीके से अपनी जो गवर्नेंस सिस्टम है उसको पहले से बेहतर करें, और उसके लिए कई चीज़ें ज़ेर गौर हैं। मसलन आपको शायद हैरानी हो कि गवर्नमेंट में इतनी तनख्वाहें प्राइवेट सेक्टर के मुकाबले में कम है कि आप बड़े कम लोग इंटरेस्टेड हैं गवर्नमेंट में आने के लिए। लेकिन उसके अंदर हम एक रिफॉर्म सोच रहे हैं कि जिसमें हम कम से कम मेजर पोजीशन जो है कोई रन करते हैं, वहां तो हम लोगों की सैलरीज बढ़ाए, और प्राइवेट सेक्टर से, बाकी जगह से। मैं तो बड़ा इन फेवर हूँ एक नेशनल एग्जीक्यूटिव सर्विस के, जो कि रिक्रूट की जाए फ्रॉम ऑल सर्विसेज प्लस प्राइवेट सेक्टर, ताकि आप अपने और उनको मार्केट सैलरीज दें, ताकि आप आपकी डिसीजन मेकिंग जो है गवर्नमेंट में वो बेहतर हो। एंड ऑल्सो सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो जो बहुत सारा तरीका है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी उसी में आ जाता है, क्योंकि अगर आप गवर्नेंस रिफॉर्म नहीं करेंगे। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा ख्याल है कि एक लिहाज से आप कहें कि की है, और वो है जुडिशियल रिफॉर्म्स।
देखें, जब तक कोई मुल्क अपने किसी कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं कर सकता, आप और मैं कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो कागज का टुकड़ा जो है वो किसी काम का नहीं। इसलिए कि अगर अगले 20 साल हमने अदालतों में और 25 साल अदालतों में फिरना है, तो उस कागज के टुकड़े का क्या फायदा है। इसलिए जो बाहर से लोग आते हैं कारोबार करने के लिए, वो दुबई में और जगह पे जाके आर्बिट्रेशन और बाकी चीजें लिखते हैं, क्योंकि उनको इतबार नहीं है हमारे जुडिशियल सिस्टम का। सो हमें जुडिशियल सिस्टम को फिक्स करना जो है, ये एक मेजर प्रायोरिटी है। जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, हमें रहना चाहिए। टाइम हमें वी हैव टू मेक श्योर that if you go for a civil litigation, it has to end in a certain time. कॉन्ट्रैक्ट को आपके इन्फोर्स करने की कैपेसिटी आप में पैदा होनी चाहिए। इसी तरह अगर कोई क्राइम करता है तो उस क्रिमिनल को पनिश करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। आप कहते हैं कि दुबई जाके लोग सारे सीधे हो जाते हैं और यहाँ पे आके वो मिसबिहेव करते हैं। बिल्कुल करते हैं, इसलिए कि वहां पे जो उनको पता है कि अगर वो लाइन में नहीं खड़े होंगे तो वो शुरता या जो भी है वो आके उनकी तबीयत दुरुस्त कर देगा। सो या वो उनके लिए कोई जुडिशियल सिस्टम ऐसा है, वो विद इन डेज उनका। सो ये वही लोग, बिहेवियर चेंज कैसे होता है? बिहेवियर चेंज इसलिए होता है कि निज़ाम जो है वो उनको अकाउंटेबिलिटी करता है। सो हमने जुडिशियल रिफॉर्म लाना। सो ये तीन चीजें जो है, ये इसके अलावा मैं तो अपने फील्ड में कहूँगा कि हमने एजुकेशन रिफॉर्म लाना है, और एजुकेशन के लिए बहुत कुछ करना है, वो हम सेपरेटली बात करेंगे। लेकिन ये हैं तीन प्रायोरिटीज जो कि वी हैव टू टारगेट दीज थ्री थिंग्स, अदरवाइज मुल्क जो है वो आगे नहीं जाएगा। एजुकेशन पे जाने से पहले मेरा एक आखिरी सवाल, दो आखिरी सवाल जो डिफरेंट इश्यूज हैं। एक, पंजाब गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस पर आपका क्या व्यू है? मैं इस पे कोई एक तरफ से राय नहीं दे रहा। और दूसरी चीज, जो कराची का जो इस वक्त ओवरऑल सिलसिला है, जब हम हमेशा से बात करते हैं और वो मसला कभी सॉल्व नहीं होता, तो ठीक है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट किसी और की है, सिटी गवर्नमेंट किसी और की है, बट फेडरल गवर्नमेंट आपकी है। और हमने 2000 के बाद ये देखा कि जब फेडरल गवर्नमेंट किसी और के पास थी, उनकी ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी ना उनकी सिटी गवर्नमेंट थी। मैं आपसे बात कर रहा हूँ प्रेसिडेंट मुशर्रफ की। उस जमाने में बहुत काम हुआ कराची में, जो मैसिव डेवलपमेंट हुई, उसका सहरा जो है वो नाजमीन के सर जरूर जाता है, लेकिन उस प्रोजेक्ट को अप्रूव करना, उस बजट को अलाउ करना, अप्रूव करवाना, उसको अरेंज करना, वो फेडरल का काम था। तो फेडरल गवर्नमेंट यहाँ पर बहुत इफेक्टिव नहीं है। जो आपके अच्छे लोग हैं वो इत्तेफाक से इस्लामाबाद में हैं, और जो यहाँ पर बेसिकली पॉलिटिकल लीडरशिप नजर नहीं आती सिवाय दो चार इलेक्टेबल्स के, वो सोशल मीडिया पे शायद ज्यादा एक्टिव होते हैं। ये मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं आपको वो फीडबैक दे रहा हूँ जो पीटीआई के अपने सपोर्टर्स फीडबैक देते हैं। तो बहुत यहाँ पे एहसास महरूमी बढ़ता जा रहा है। यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तकरीबन कोलैप्स है। यहाँ सिवरेज का मसला, यहाँ पे गार्बेज का मसला, यहाँ पे पानी का मसला, यहाँ पे हर किस्म का मसला बढ़ता जा रहा है। और अब चूंकि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, उस वजह से यहाँ पे क्राइम, जो स्ट्रीट क्राइम होता है, उसकी परसेंटेज हर गुजरते महीने के साथ बढ़ती जा रही है। ये कोविड से पहले शुरू हो चुकी थी और ये ग्रेजुअली बढ़ रही है। इस पे आपका क्या कमेंट है? गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है और किस तरह से इसको मैनेज करेगी? आप क्या, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लें प्लीज, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लें। यस, वॉइस भी अनम्यूट। वो थोड़ी सी आवाज आपकी बीच में से कट गई थी। काइंडली मुख्तसर सवाल दोबारा रिपीट करते कराची हैं। जो है वो एहसास महरूमी का शिकार है, उस पे आपका क्या व्यू है? और पंजाब गवर्नमेंट जो है उसकी परफॉर्मेंस पे आपका क्या व्यू है? 60% पॉपुलेशन वहां पर है और लोग बड़े वहां पे अपसेट नजर आते हैं। और मैं किसी भी पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे ओवरऑल एक पब्लिक सेंटिमेंट की बात कर रहा हूँ। ये फर्स्ट हैंड देखिए सेंटिमेंट। देखिए कराची जो है, मैं समझता हूँ कि कराची को जो अटेंशन ओवर द लास्ट मैनी मैनी इयर्स देनी चाहिए थी, वो नहीं दी गई। और 12, देखें, हम 18वीं तरमीम की बात करते हैं, हम कहते हैं हो, ये हो, वो। 12 साल से एक पार्टी की हुकूमत है। मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, लेकिन ये तो रियलिटी है कि 12 साल से एक पॉलिटिकल पार्टी की सिंध में हुकूमत है, और उसके बाद वो ये कहे कि जनाब हमें तो फेडरल गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती। उसमें से 5 साल उनकी फेडरल गवर्नमेंट भी रही, 5 साल मियाँ साहब की फेडरल गवर्नमेंट रही। सो मकसद ये है कि हम फेडरल गवर्नमेंट को भी अपना एक रोल है, लेकिन साथ साथ हम रेवोल्यूशन चाहते हैं, और साथ साथ 18वीं तरमीम के ऊपर हम एक बड़ी सख्त लकीर खींचते हैं। और साथ साथ हम कहते हैं कि जब तक फेडरल, आपको पता है कि जब जो फेडरल एनएफसी अवार्ड है
उसके बाद जब पहला साल, जब 1 जुलाई को जब फेडरल गवर्नमेंट अपना फाइनेंशियल ईयर शुरू करती है तो 600 अरब रुपए का उसका खजाना होता है पहले दिन, डे 1 पे। मकसद ये है कि उसके बावजूद फेडरल गवर्नमेंट वहां पे कुछ करने की कोशिश कर रही है। मेरा ख्याल है कि कराची को, इतना बड़ा वो शहर है, वो इतना उसके इश्यूज हैं, इतने प्रॉब्लम्स हैं कि इसको बड़ी स्पेशल टेंशन देनी चाहिए और देंगे इंशाल्लाह। और अब आपको पता है कि कराची की वो कमेटी बनाई है, वो कुछ कर रही है। लेकिन मैं ये पूछता हूँ, क्या बात है कि सारे कराची को टैंकर से तो पानी मिल रहा है लेकिन पानी नहीं मिलता, पाइप वाटर नहीं मिलता, वो क्यों? व्हाई इज इट दैट? मतलब है कि अब मुशर्रफ साहब के जमाने से लेके उससे पीछे हम नहीं जाते, पिछले 20 साल से टैंकर से लोगों को पानी कराची में मिल रहा है। व्हाई इज इट कि नो पाइप सिस्टम वाज क्रिएटेड ओवर देयर? व्हाई इज इट कि पिछले 20 साल से कराची की पुलिस इस लेवल पे नहीं पहुंची कि आपको रेंजर्स की जरूरत ना पड़े और रेंजर्स जो है वो विड्रॉ कर जाए और कराची पुलिस जो है वो सारी चीजों को संभाल ले? क्या वजह है कि वसीम अख्तर जो है, वो जो मेयर है कराची, वो कहता है जी मेरे पास तो कुछ है ही कोई नहीं, तो कहाँ से आना है वसीम अख्तर के पास? मकसद ये है कि ये अटेंशन की बात है। कराची को बदकिस्मती से पॉलिटिक्स ऐसी है सिंध की कि जिसमें जो सिंध की रूलिंग पार्टी है उसको कराची की जरूरत नहीं है, और क्योंकि उनको कराची की जरूरत नहीं है इसलिए वो कराची को टेंशन नहीं पे करते। बहरहाल उसमें वन ऑफ द एजेंडा आइटम्स जो कि हमारी गवर्नमेंट का है कि हम कराची के लिए एक स्पेशल ग्रांट और स्पेशल कुछ करेंगे, लेकिन जो बुनियादी जिम्मेदारी है वो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। बुनियादी जिम्मेदारी जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की। अब रह गया मामला पंजाब का। मेरा ख्याल है कि पंजाब की परफॉर्मेंस जो मीडिया पोर्ट्रे करता है वैसी नहीं है, और उसकी एक वजह ये है कि उस्मान बुज़दार साहब जो है वो एक नए चेहरे थे, यानी कि वो पॉलिटिक्स उनकी पुरानी नहीं थी, इसलिए उनका कोई पब्लिक इमेज नहीं था। उनको लोग एज 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 ए पॉलिटिशियन जानते नहीं थे। हम लोगों को लोग जानते हैं, उनको जानते नहीं थे। उसका रिजल्ट ये है कि वो अच्छा भी करते हैं तो लोगों को पता नहीं चलता। मेरा ख्याल है कि पंजाब ने जो कोविड की हैंडलिंग की है, बहुत अच्छी हैंडलिंग की है पंजाब में, कोविड की बहुत अच्छी हैंडलिंग की। उसके अलावा बाकी चीजों में भी प्रोग्रेस है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारी जो कम्युनिकेशन है वो बड़ी पुअर रही है, और इमेज का इशू भी है। और वो इमेज का इशू जैसे मैंने बताया आपको इसलिए है कि बिल्कुल एक रिलेटिवली अननोन शख्स जो थे वो आ गए, इसलिए एक इमेज का प्रॉब्लम भी क्रिएट हुआ। ठीक है। पाकिस्तान में तकरीबन 22.5 मिलियन जो बच्चे हैं, किड्स हैं, वो आउट ऑफ स्कूल हैं। उस हवाले से गवर्नमेंट क्या प्लान ओवरऑल कर रही है विद दिस रियलिटी इन माइंड के जो चारों प्रोविंसेस हैं उनकी अपनी एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, 18 अमेंडमेंट के बाद सारे इख्तियारात उनके पास है, फेडरल गवर्नमेंट का रोल ओवरऑल लिमिटेड है उन 4 सूबों की हद तक। लेकिन एज स्टेट हम किस तरफ जा रहे हैं और आगे अगले 3 सालों में या आने वाले सालों में आपकी क्या प्लानिंग है और इससे में आपने क्या किया? पहली बात। दूसरी, जो नेशनल क्यूरिकुलम की बात हो रही है, इस पे मैं चाहूंगा कि अगर आप थोड़ा सा एक सैर हासिल गुफ्तगू कर लें, और उस पर बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी हैं, बहुत सारी चीज़ों पे लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो एक क्लैरिटी अगर दे दें हमारे व्यूवर्स को। और उसके बाद हमारे अदनान रिजवी जो मेंबर हैं वो कुछ सवालात एजुकेशन सेक्टर पे स्पेसिफिक करेंगे, और आमिर इब्राहिम जो हमारे मेंबर हैं वो भी कुछ सवालात। तो मैं कहता हूँ ओवरऑल एक आप व्यू दे दें कि व्हाट इज द रियल स्टेटस, फैक्ट्स क्या है। देखिए असफर, जब मैंने इस मिनिस्ट्री में आया तो लोगों ने मुझे अफसोस का इजहार किया कि आपको तालीम की मिनिस्ट्री मिल गई है, इसलिए कि फेडरल सेटअप में तालीम का इतना ना होने के बराबर रोल था कि आज से चंद साल पहले तो ये मिनिस्ट्री भी खत्म कर दी गई थी, और फिर ये सुप्रीम कोर्ट के कहने पे दोबारा मिनिस्ट्री जो है वो बहाल हुई। तो मेरे पास 2 चॉइसेस थी, या तो मैं आराम से बैठ जाता, मुझे कोई कहता कि जी आपने ये नहीं किया, मैं कहता भाई 18वीं तरमीम में मैं क्या कर सकता हूँ, स्कूलों का मामला है तो वहाँ चले जाएं, अगर कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज का मामला है तो HEC के पास चले जाएं, तो मेरे पास कौन सा इशू है जो मेरे पास आप आते हैं। करिकुलम भी डिवॉल्व हो गया, करिकुलम भी सूबाई मामला है। लेकिन मैंने इसको ऐसे नहीं देखा, मैंने ये देखा कि हमारा एक रोल है, सिर्फ यह कि हमें काम करने का तरीका डिफरेंट ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हम डायरेक्टली उसको कर नहीं सकते।
इसलिए हमें मैंने इंटर प्रोविंशियल एजुकेशन में, आपको आवाज आ रही है? मुझे बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। अच्छा, तो मैंने ये किया कि जो एक इंटर प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस, जो कि बिल्कुल ही एक लिहाज से कमजोर सा अदारा था, उसको फाल किया और फाल करके कोशिश की कि हम अब जो भी फैसले करें, जाना तो हमने सबने एक ही जगह पे है, लेकिन उनको इकट्ठा करके उसको किया। उस लिहाज से हमने, जब ये कोविड का हुआ फॉर एग्जांपल, तो एक फेडरल मिनिस्ट्री ने एक नेशनल कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी संभाली, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखी। इसी तरह करिकुलम के मजीद बात बाद में करेंगे, लेकिन करिकुलम के लिए भी हमने ये फैसला किया कि हम पाकिस्तान में एक यकसा तालीमी निसाब, जो कि बड़ी देर से बात हो रही थी, कर कोई नहीं रहा था, क्योंकि और एक हमने एक ऐसा तबकाती निज़ाम तालीम राइज किया हुआ था जिसमें अमीर लोगों ने अपने लिए एक जजीरा बना लिया था अच्छे स्कूलों का, और बाकी टू हेल्प विद द रेस्ट वाली जो एक फीलिंग थी कि सरकारी स्कूलों को पूछता कोई नहीं था, मदरसों को तो बिल्कुल ही, मदरसे का तो नाम सुन के लोग एलर्जिक हो जाते। हालांकि मैं आपसे ये कहता हूँ, इस वक्त कोई मदरसे वालों के सामने तो मैं नहीं बैठा कि पोरेस्ट ऑफ द पुअर की तालीम इस वक्त अगर मुल्क में कोई कर रहा है तो मदरसे वाले कर रहे हैं। अच्छे कर रहे हैं, बुरे कर रहे हैं, दैट्स अ सेपरेट मैटर, लेकिन जो सबसे गरीब बच्चा है इस मुल्क में, जिसको रियासत ने बिल्कुल इग्नोर कर दिया है, उसकी तालीम कौन कर रहा है? मदरसे वाले कर रहे हैं। और सरकार से कितने पैसे लेते हैं? जीरो। पाकिस्तान में तकरीबन 30,000 के करीब मदरसा है, वो कितने पैसे ले रहे हैं सरकार से? जीरो। वो खुद अपनी फंड रेजिंग कर रहे हैं, और हमसे जो उठता है आट के उनको गालियां बकनी शुरू कर देते हैं। बात यह है कि उनके अंदर बुराइयां बिल्कुल है, और बुराइयां कहाँ नहीं है, लेकिन इन चीजों को भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए। बहरहाल हमने उसको भी सोचा कि ये तबकाती निज़ाम तालीम जो नाइंसाफी है, और अब नाइंसाफी को परपेचुएट कर रहे हैं, यानी कि आप और मेरा बच्चा जो है वो डे वन से एक प्रिविलेज है कि वो आइंदा जिंदगी में कामयाब हो। जो एक मदरसे का बच्चा है वो कामयाब नहीं होगा, ना उसको अंग्रेजी आती है, ना निज़ाम सारा अंग्रेजी के इर्द गिर्द। अंग्रेजी एक तबका बन गया है। अंग्रेजी बोलना सिर्फ एक 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 इट्स नॉट जस्ट प्रोफिशिएंसी इन अ लैंग्वेज, इट्स अ क्लास। ये अंग्रेजी बोलने वाली क्लास है। ये जो क्लास डिवीजन अंग्रेजी ने क्रिएट, इसके लिए कुछ करना हमारे लिए जरूरी था। इसलिए हमने उसको किया। तफसीलात बाद में बताओ। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, अब आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के लिए आपका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो दो किस्म के, दो बड़े प्रॉब्लम है। एक तो एक्सेस नहीं है, स्कूल नहीं है, और आउट ऑफ स्कूल में से लड़कियों की बहुत ज्यादा तादाद है, क्योंकि लड़कियां जो है उनको उनके जो पेरेंट्स हैं वो घर से दूर नहीं भेजते पढ़ने के लिए। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि आपकी पॉवर्टी की वजह से 10-12 साल का जब बच्चा होता है, और जो सबसे ज्यादा तादाद आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की है वो 10 साल और 16-15 साल के दरमियान। वो पेरेंट्स कहते हैं कि इनसे हम काम करवाएंगे, इनसे हम स्कूल में इनको क्यों भेजें, अगर स्कूल हो भी तो उसके लिए हमें दो मुख्तलिफ, हमने प्लान पूरा बनाया हुआ है। हम इस वक्त एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं जो कि सूबों सारों के साथ मिलकर बना रहे हैं, ताकि हम एक मेजर फोकस कर सके टेक्नोलॉजी के यूज के साथ। हम लड़कियों के जो स्कूलों की कमी है उनको उनके घर के करीब ले जाए। और उसके वो एक लंबी बात है, अगर आप हो मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा, लेकिन द आइडिया इज कि स्कूल्स का एक्सेस बेहतर किया जाए, ताकि हमारी जो फीमेल पॉपुलेशन है वो घर से दूर जाने में घबराए ना और वो स्कूल जा सके। और इसी तरह हम वोकेशनल ट्रेनिंग साथ इंट्रोड्यूस करें, ताकि जो बच्चा, पेरेंट्स जो है, जो गरीब का बच्चा है, वो गरीब ये समझे कि मेरे बच्चे को जब वोकेशनल ट्रेनिंग होगी तो वो बेहतर कमाई कर सके। तो इस तरह के कुछ प्लान हम बना के इसको कर रहे हैं। कोविड की वजह से बहुत सारी चीजों के अंदर डिफिकल्टी आई है, इसमें भी डिफिकल्टी आ रही है, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उसको बेहतर करने। स्कूल जो आपने अनाउंस किया है सितंबर 15 का, आई थिंक उसको आप अगस्त एंड में दोबारा रिव्यू करेंगे, यही आपकी प्लानिंग है पूरे पाकिस्तान जी, में? बल्कि हम उसको 2 या 3 दफा रिव्यू करेंगे। एक तो हम रिव्यू करेंगे ईद के बाद, क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि जो ईद का इम्पैक्ट है कोरोना पे, बीमारी पे, वो क्या है। उसके बाद हम एक अगस्त के दिनों में रिव्यू करेंगे, लेकिन फाइनल रिव्यू जो हमारा होगा वो आफ्टर मुहर्रम होगा, ताकि मुहर्रम का जो इम्पैक्ट है उसको हम जज कर सके।
So I would say कि first week of September में we will make the final. इजाजत दे दी है टीचर्स को या अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को ले, वो आपने जो तैयारियां करनी है वो कर दे, एसओपी जो बनाने हैं उसकी वगैरह है। ये फैसला अभी कई मुल्कों से मुझे डेटा मिल रहा है कि जहाँ पे स्कूलों की वजह से दोबारा स्पाइक आया है, जिन्होंने स्कूल खोले हैं और दोबारा स्पाइक आया है। तो इसलिए अच्छा, साथ साथ एक डिफिकल्टी असफर ये भी आ रही है कि जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स है ना 5,000 से कम फीस वाले, वो तकरीबन बंद होने वाले हैं, बल्कि बहुत सारे बंद हो गए हैं, इसलिए कि पेरेंट्स ने फीसें देनी बंद कर दी हैं और उसमें स्कूल वालों के पास पैसा नहीं है फीसें अदा करने के लिए। अभी हम स्टेट बैंक से बात कर रहे हैं एक स्पेशल पैकेज की, कोई लोन वोन का सिलसिला, लेकिन दैट्स अ मेजर जो हर्ट है ना वो है छोटे प्राइवेट स्कूलों के, जिनकी गुंजाइश नहीं है कि वो गुजारा कर सके। इसी तरह जो और डिफिकल्टीज भी हैं जिसमें बच्चों की तालीम का बहुत हर्ज है हमारे मुल्क में, क्योंकि ऑनलाइन तो चंद लोगों के पास है, जो बाकी जो स्कूल बिल्कुल ही नहीं जा रहे वो तो आप समझें कि कोई ऑलरेडी 1 साल पीछे चले गए। सो ये डिफिकल्टीज है और ये हमारे पे एक प्रेशर भी है कि, लेकिन अवलीन जो हमारे जहन में होगा वो बच्चों की सेहत होगी। हमारे मेंबर हैं आमिर इब्राहिम जो गैस के सीईओ हैं, वो आपसे कुछ सवाल करेंगे। आमिर इब्राहिम प्लीज। जी आमिर जी। अस्सलाम वालेकुम शफकत साहब, क्या हाल चाल है? थैंक यू वेरी मच फॉर द कॉन्वर्सेशन सो फार। अच्छा, आपसे तो वैसे ही राब्ता होता है, आई कैन आस्क, बट आई थॉट सम ऑफ आवर अदर मेंबर्स आल्सो वांटेड टू आस्क यू क्वेश्चंस। You were quite incensed by the article from Pervez Hoodboy. So rather than just attacking him, if we look at the arguments that he poses, especially around with के religion indoctrination थोड़ी सी बढ़ जाएगी, उसका एक inadvertent consequence होता है कि आप rote method को ज़्यादा favor करते हैं rather than diagnostic inquisitiveness. एक ये था, फिर कुछ एक दो और उन्होंने भी तनकीद की थी, तो अगर उस हवाले से अगर आप कुछ जवाब देना चाहें, क्योंकि मुझे करिकुलम का ओवरऑल नहीं पता। देयर इज एन आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ नेशनल करिकुलम आल्सो, बट द स्टार्टिंग पॉइंट इज वेरी डिफरेंट, सो मे बी वी कैन जस्ट स्टार्ट विद योर rebuttal to the article itself, the points, not to the individual. नहीं देखें, पहली तो बात ये है कि एक चीज़ तो बिल्कुल उसमें गलत है। हमने कोई ऑर्डर नहीं दिया कि किसी मदरसा के जो हैं टीचर वो स्कूल हायर करें। हमारा कोई काम नहीं है हायरिंग से और इन चीज़ों से। हमारा काम तो एक निसाब बनाना है और ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, वो टीचर्स हायर करती हैं, वो करती हैं, ये उनका काम है, वो करें या ना करें। इट इज़ नॉट नथिंग टू डू। अगर वो इस्लामियात के लिए कोई ऐसा टीचर हायर करना चाहते हैं जो किसी मदरसे का फार्गुल तहसील है, तो मेरा ख्याल है कि ये कोई बार नहीं होना चाहिए। जस्ट बिकॉज कोई मदरसे में गया इसका मतलब है कि उसको कंडेम करके बाहर में डाल दे तो वो, लेकिन ये डिसीजन हमारा नहीं है, ये डिसीजन जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने कर रहा है। सो एक तो ये मिस स्टेटमेंट थी, उसके अंदर पता नहीं कहाँ से वो ये आ कि हमने शायद कोई ऑर्डर दे दिया है इसके अंदर। दूसरी बात यह है कि 8 मज़ामीन हम क्लास 1 to 5 में डील कर रहे हैं और मैंने आज पोस्ट भी कर दिया, ट्वीट भी कर दिया ताकि सबको नजर आ जाए कि हम क्या कर रहे हैं। उसमें उनका प्रॉब्लम सिर्फ एक सब्जेक्ट से है जो इस्लामियात, और इस्लामियात में उन्होंने सिर्फ इस्लामियात के इशू को लेके उन्होंने सारा जो निज़ाम है उसको रंगने की कोशिश की है कि ये सारी चीज़ जो है ये पता नहीं क्या मदरसाइजेशन हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। अब आ जाते हैं इस्लामियात की। हमने जो हर 70 लोगों की हमने पहले तो हमने एक नेशनल कोऑर्डिनेशन का नेशनल करिकुलम कमेटी बनाई जिसके अंदर हर किस्म के लोग मौजूद, उसमें आपके प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के लोग मौजूद हैं, उसके अंदर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, उसके अंदर मदारिस के लोग मौजूद हैं। फिर हमने 70 लोगों की एक एक्सपर्ट्स ग्रुप बनाए जिनको हमने सब्जेक्ट वाइज तकसीम किया। ऑब्वियसली इत्तेहाद तंजीमुल मदारिस जो है उनका इंटरेस्ट वो एजुकेशन में था और उन्होंने रिलीजियस एजुकेशन के बारे में कुछ सिफारिशात दी। वो सिफारिशात सिर्फ एक सब्जेक्ट के बारे में, इस्लामियात के बारे में। जहाँ तक बाकी सब्जेक्ट्स हैं उसमें इंग्लिश है, उसमें उर्दू है, मैथ है, साइंस है वगैरह वगैरह, वो उनका उसके साथ कोई ताल्लुक। उन सिफारिशात में उन्होंने कुछ चीज़ें कही हैं, हिफ्स भी कहा है उन्होंने, कुरान के कुछ आयात के बारे में
क्लास 1 में ये होना चाहिए। ये अभी हमने उनको एनसीसी में इन सारे सिफारिशात को लेके जाना है, उसके अंदर एक पूरी बहस करनी है, डिस्कशन करनी है। हम एक इस्लामी मुल्क है, इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान है। हम अपने बच्चों को जो मुसलमान बच्चे हैं उनके साथ उनको अगर हमने इस्लाम की तालीम देनी है, लोग तो अपने घरों में लोगों को शाम को मौलवी साहब को बुला के लोगों की तालीम दिलवाते हैं, तो हमने वो बिल्कुल देनी है और उसमें हमें कोई आई एम नॉट एपोलोजेटिक अबाउट इट एट ऑल। द क्वेश्चन ओनली इज कि जी खुद समझते हैं कि वो ज्यादा उसका करिकुलम अगर हो गया है, कोई कहता है कि जी ये करिकुलम कम है, यानी कि इस्लामिया वन सब्जेक्ट आउट ऑफ, वी आर टॉकिंग ओनली ऑफ वन सब्जेक्ट, कि एक मजमून जो है उसके अंदर क्या उसका बच्चों को पढ़ाना चाहिए, क्या नहीं पढ़ाना चाहिए, उनकी सिफारिशात आ गई हैं, वो हमने कोलेट कर ली है। अब 22 को नेशनल कोऑर्डिनेशन नेशनल करिकुलम काउंसिल की मीटिंग है, उसके बाद इंटरप्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस है। इट विल गो थ्रू वेरियस मैकेनिज्म्स जिसके अंदर हम इन चीजों को दोबारा डिस्कस करेंगे। हम बच्चे को बर्डन भी नहीं करना चाहते। और बाय द वे इत्तेहादुल तंजीमुल मदारिस सारे फिक्का जो है उनकी मुश्तरका एक वो ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसमें कोई एक फिक्का नहीं है, सारे मौजूद। सो उसको हम देखेंगे और इंशाल्लाह उसके मुताबिक जो बेहतरीन फैसला इतने फिल्टर्स में से गुजर के होगा वो करेंगे। शुक्रिया। इफ आई मे जस्ट आस्क वन फॉलो अप क्वेश्चन। ये आपने बिल्कुल अच्छा बताया था कि इंग्लिश जो है ये एक लैंग्वेज नहीं है, एक ये क्लास बन गई है। लेकिन कुछ इस वक्त नज़र ऐसे आ रहा है कि एंटी एलिटिसिज्म जो है ना वो बहुत बड़ा पॉपुलिज्म की तरफ एक चीज़ बढ़ती जा रही है। सो दैट ऑब्वियसली वरीज सर्टेन पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी ऑल्सो। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो हमारे मदारिस हैं या बाकी छोटे मोटे जो अपने गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं उनका स्टैंडर्ड बेहतर किया जाए, बजाय ये कि हम जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको पीनलाइज करके उनका स्टैंडर्ड नीचे किया जाए। इसके बारे में मैं नजर सुनना चाह रहा था, बोथ फ्रॉम एन ओवर आर्किंग एंटी एलिटिसिज्म थिंग। मुझे ये लगता है कि शायद हम एजुकेशन को भी उसी तरह 70s की नेशनलाइजेशन की तरफ लेके जा रहे हैं कि जिसमें सारों का ही नुकसान हो जाएगा, बजाय ये कि जिनकी बेहतरी करनी थी उनकी बेहतरी हो सके। आमिर, पहली तो बात यह है कि मैं समझता हूं कि जो हमने करिकुलम 1 to 5 बनाया, दैट इज नॉट लेस देन एनी करिकुलम इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। यू कैन आर्ग्यू कि जी फिनलैंड जो है वो बहुत लासे फेयर है, उसमें बड़ा खुली बात है, और कैम्ब्रिज के साथ हमने कंसल्ट किया है, आगा खान यूनिवर्सिटी जो है वो हमारे एडवाइजर हैं इसके अंदर, लम्स के लोगों के साथ हमने कंसल्ट किया है। सो आवर करिकुलम इज नो लेस। ये जो एक परसेप्शन है ना कि जी जस्ट बिकॉज शफकत साहब की आई थिंक आवाज वो डिस्कनेक्ट हो गई दोबारा। जैसे वो ऑनलाइन आते हैं, अदनान साहब आपके साथ हमने सारे क्वेश्चंस शेयर किए हुए, तो एजुकेशन वाले क्वेश्चंस जो है वो फिर आप उनके साथ कर लें। जी जी श्योर। पार्टिसिपेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि फ्यू सेकंड्स का अगर आप वेट कर ले। शफकत महमूद साहब का आई थिंक इंटरनेट का प्रॉब्लम है, और वो आई थिंक ही विल रीजॉइन अस इन नेक्स्ट फ्यू सेकंड्स और अ मिनट, सो लेट्स वेट।
Shafkat साहब, I think he is trying to reconnect. आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज थोड़ा सा अगर वेट कर लें, और he will rejoin us soon. And sorry for this technical error on his side. आप जो हमारे जो लास्ट जो 5-6 क्वेश्चंस हैं वो शफकत साहब के साथ आप कर लें जैसे ही वो रीज्वाइन करते हैं, और उसके बाद फिर हम इसको क्लोजिंग की तरफ ले जाएंगे, बिकॉज एजुकेशन के सारे सवाल थे वो हमने आपको हैंड ओवर किए। ही इज ऑनलाइन अगेन, आई थिंक ही इज रीज्वाइनिंग। शफकत साहब दोबारा आ गए। शफकत साहब को होस्ट कर दें। शफकत साहब अगर अपनी वीडियो आप प्लीज ऑन कर लें। यस जी शफकत साहब। Can you hear me? यस प्लीज। बिल्कुल आवाज अभी क्लियर। सॉरी यार, ये लाहौर में बारिश हो रही है जिसकी वजह से इंटरनेट भी सारा गड़बड़ हो गया है, और आई एम सॉरी फॉर दिस। नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। आई थिंक यू विल कंटिन्यू, कोई ऐसा इशू नहीं। मैं जरा इसको थोड़ा सा सेट कर लूं। चलें। अच्छा जी, मैं सवाल आया था आमिर की तरफ से, तो मैंने कहा एक तो हमारा जो करिकुलम है वो would not be less than any other curriculum जो कहीं भी। दूसरी बात ये है कि जो लैंग्वेज क्वेश्चन है इसके ऊपर अगले दिन हमने एक नेशनल कंसल्टेशन की, और उसके अंदर हमने सारे जो पाकिस्तान के बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट हैं सबको बुलाया। जावेद जबार उसमें उसको लीड कर रहे थे लैंग्वेज के इशू के ऊपर। सारों की तरफ से जो ऑलमोस्ट यूनानिमस ओपिनियन आया वो ये आया है कि बच्चों को उस जबान में पढ़ाना चाहिए जो जबान उनको समझ आती है। अगर उनको जबान समझ ही नहीं आती तो उसके लिए अब इंग्लिश की बात होती है कि इंग्लिश एक्सेप्ट फॉर ए टाइनी परसेंटेज ऑफ द हाउस होल्ड जो कि घर में अंग्रेजी बोलते हैं, मेजॉरिटी बच्चों को अंग्रेजी नहीं आती। मेजॉरिटी क्या, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी बच्चों को अंग्रेजी नहीं आती। सो एक कंसेंसस उसमें इमर्ज हुआ, उसको हम फाइनल कर रहे हैं, लेकिन कंसेंसस ये इमर्ज हुआ कि इंग्लिश को पढ़ाया जाए फर्स्ट 5 ईयर में एज ए लैंग्वेज। बाकी सब्जेक्ट्स जो है उसके अंदर न्यूमरेसी जो है वो इंग्लिश में हो, लेकिन एक्सप्लेनेशन उर्दू में हो अरिथमेटिक के अंदर। इसी तरह साइंस के सब्जेक्ट में टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में हो, एक्सप्लेनेशन उर्दू में हो, ताकि बच्चों को समझ आए कि क्या वो कर रहे हैं। सो इसके अंदर जो हमारा फाइनल डिसीजन तो अभी नहीं हुआ, वो हम अगले हफ्ते 10 दिन में कुछ करेंगे, लेकिन द आइडिया इज के जो लैंग्वेज का इशू है उसको भी डिस्कस किया जाए, उसको फाइनलाइज किया जाए, और फिर टेक्स्ट बुक्स तैयार की जाए जो कि उस लैंग्वेज में हो जिस लैंग्वेज के बारे में एक अग्रीमेंट हो जाए, और वो ज्यादातर ओवरवेलमिंगली जो थी वो उर्दू के बारे में थी। ठीक है शफकत साहब, एक सवाल है अरशद हुसैन साहब की तरफ से। ही इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। He is asking, is the government planning to introduce a single textbook along with a single curriculum? If so, you are taking away the freedom of choice from students, teachers and schools. आपका क्या इस पे जवाब है? देखिए जी, इसके ऊपर हमने कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया,
बट अरशद साहब क्योंकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस को हेड करते हैं तो आई कैन अंडरस्टैंड कि उनके लिए अंडरस्टैंडेबल कंसर्न है। पहले ये होता था कि जो गवर्नमेंट थी वो पब्लिशिंग हाउसेस को कहती थी कि आप ही टेक्स्ट बुक तैयार करें और उनमें से जो बेस्ट होती थी उसको सिलेक्ट कर लेते थे। इस वक्त हम एक डिफरेंट तरीके से चल रहे हैं। हमने जो पाकिस्तान के बेहतरीन एक्सपर्ट्स हैं उनको हमने दावत दी है कि वो आए, और सूबों को भी कहा है और सबको कहा है कि आए। उसमें हमने प्राइवेट स्कूल्स को सबको कि आए, मिल के बैठ के हम एक बेहतरीन टेक्स्ट बुक जो है उसको तैयार करते हैं। ये फैसला कि क्या ये मॉडल टेक्स्ट बुक होगी, ये फैसला कि क्या ये ही टेक्स्ट बुक होगी, उस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ। लेकिन मुझे जो फिक्र है, मैं आपको अपने फिक्र बता देता हूँ। मुझे फिक्र ये है कि अगर हमने फ्रीडम कर दी तो वो जो हम एक जो एक क्लास सिस्टम या एक वो तबकाती निज़ाम जिसको हम ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं वो फिर दोबारा से पैदा हो जाए। यानी कि जो बेचारे मदारिस के और सरकारी स्कूलों वाले हैं वो और किताबें पढ़ रहे होंगे, और जो एलीट स्कूल्स हैं वो और किताबें पढ़ रहे होंगे, और सारे कह रहे होंगे कि जी हम तो करिकुलम के मुताबिक हैं। और उसके अंदर जो एक शफकत साहब आई थिंक एक दफा फिर डिस्कनेक्ट हुए। लाहौर की जो बारिश है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, और बहरहाल चले इस वक्त वो ऑफलाइन है तो हम लाहौर पे ही बात कर लेते हैं। लाहौर बहरहाल बड़ा ही खूबसूरत शहर है, और लाहौर की जो बारिश का जो एक मज़ा है वो मैंने जब भी पाकिस्तान में अपने इंटरनेशनल स्पीकर्स को होस्ट किया, आई होस्टेड अराउंड few hundred foreign delegates in Lahore in last around 15 years, and this visit was an eye opener for all of them because Lahore is South Asia's cultural capital। और जो लाहौर की ब्यूटी थी, जो लाहौर का जो हिस्टोरिकल पार्ट है, जो लाहौर का मॉडर्न पार्ट है, जो लाहौरी जो जिंदा दलाने लाहौर है, जो उनकी हॉस्पिटैलिटी उन्होंने जब एक्सपीरियंस की, वो आज भी सब लाहौर को न सिर्फ याद करते हैं, कई दफ़ा विजिट कर चुके हैं और वो लाहौर को प्रमोट करते हैं। तो फिलहाल शफकत साहब इस वक्त लाहौर में हैं, और लाहौर में बारिश की वजह से उनका कहना है कि डिस्कनेक्ट हो रहा है इंटरनेट। मैं अपने जो पार्टिसिपेंट्स हमारे हैं फेसबुक पे, खास तौर पे थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर अटेंडिंग, उनसे माजरत ख्वाह हूँ। लेकिन ऑफ कोर्स इस वक्त ये टेक्निकल फॉल्ट है जिसके लिए मैं ऑन बिहाफ ऑफ सीपीजी एंड पर्सनली एज असफर हसन आई एम apologizing for this technical error। बट थोड़ी सी मिनट में, आई थिंक थोड़े से सेकंड्स में वो दोबारा हमें रीज्वाइन करेंगे। एजुकेशन का जो मसला है ऑफ कोर्स वो बड़ा मसला है, और स्टेट को अपना रोल प्ले करना है। तकरीबन 2.25 करोड़ बच्चे जो है वो आउट ऑफ स्कूल हैं, 22.5 मिलियन, विच इज अ बिग नंबर, और ये हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। इसमें किसी एक गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, इसमें किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट का रोल नहीं है। ये वो इश्यूज है पाकिस्तान के जिसपे हमें एक होना चाहिए। जब हम बात करते हैं वे फॉरवर्ड की, तो इस मुल्क में मेरे ख्याल में एजुकेशन इमरजेंसी लगनी चाहिए, इसका निफाज होना चाहिए। बहुत सारे जो इररेलेवेंट जो जगहों पे हम पैसे ज़ाया कर रहे हैं, वो पैसा सारा, वो बजट सारा एजुकेशन पे, हेल्थ पे लगना चाहिए। बिकॉज के ये जो पॉपुलेशन हमारी है 65 to 70% जो इस मुल्क की पॉपुलेशन है, जो यूथ है, अगर आज हम इसको ट्रेन करें, आज इसको अगर हम इनेबलिंग एनवायरनमेंट दें, इनको हम एजुकेट करें, यही जो पॉपुलेशन है आपकी, यही एसेट होगा पाकिस्तान का। मैं कम से कम जब इंटरनेशनल कम्युनिटी से बात करता हूँ और जब मैं उनको यहाँ पे होस्ट करता हूँ, और जो खास तौर पे डिजिटल साइट के लोग हमारे आते हैं, इन्वेस्टर्स आते हैं, तो उनको हम यही बताते हैं कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन, विच इज एन आई ओपनर फॉर ऑल ऑफ देम। बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता, और अगर हम इन सबको एजुकेट करें तो मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क का ये एसेट साबित होंगे। तो ये बहुत बड़ा मसला है, और यहाँ पे जो 4 डिफरेंट किस्म के जो निज़ाम तालीम चल रहे हैं, पीला स्कूल है, एक मदरसा तालीम है, एक कराची ग्रामर है, एक और तीसरा तालीम है, ये सिलसिला चलेगा नहीं। मैं एजुकेशन एक्सपर्ट नहीं हूँ फिलहाल, वो पॉइंट्स है जो मेरे जहन में है, और शफकत साहब चूंकि इस वक्त ऑफलाइन है
तो मैं इस वजह से आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। अदनान साहब, आपके इसके बारे में क्या ख्याल है? आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप पार्टनर हैं KPMG के, और आप बहरहाल एक तालीमी इदारे से भी आपका ताल्लुक है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान के आप फेलो मेंबर हैं, कराची काउंसिल के आप बड़े एक्टिव मेंबर हैं, और हर अच्छी एजुकेशन की एक्टिविटी में आप शामिल होते हैं। तो एजुकेशन सेक्टर के बारे में आपका क्या ख्याल है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ICAP की तरफ से और ओवरऑल एज अदनान रिजवी? जी, थैंक यू सर। आई थिंक जैसे हम सब लोग ही कंसर्न हैं, तो एजुकेशन इज आल्सो वन ऑफ दोज सेक्टर्स लाइक मैनी अदर्स इन दिस कंट्री के जिसमें के इश्यूज तो बेशुमार इश्यूज हैं, और उसमें बात ये है कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ ख़त्म करें। मेरे ख्याल से शफकत साहब जो हैं वो मुझे लग रहा है कि ज्वाइन कर लिया उन्होंने अभी। आप बोलते रहे, जैसे शफकत साहब विजिबल होंगे हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि वो उसमें ये है कि ICAP की जो बात है वो तो एक इंडिपेंडेंट है इदारा, और उसके वो चल रहा है। तो मतलब ICAP जैसे इदारे आई थिंक एक एग्जाम्पल हैं फॉर द गवर्नमेंट के वो और लोगों को भी इसी तरह से एक इंडिपेंडेंट वो दे। मेरा शफकत साहब आगे प्लीज अनम्यूट कर लें। शफकत साहब ने आपको सॉरी यार, ये आज हमारा नहीं, नो प्रॉब्लम। ऐसा होता है सर, हम तो अभी लाहौर पे बात कर रहे थे, बल्कि मैं लाहौर को मिस कर रहा हूँ। आई वांट टू बी इन लाहौर राइट नाउ, बारिश हो रही है, तो आप कुछ मिनट के लिए एब्सेंट थे, आप प्लीज कंटिन्यू करें। जी सॉरी, क्या कहा आपने? आप प्लीज कंटिन्यू करें, आप बात कर रहे थे। मैं आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? मुझे आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल क्लियर आ रही है, सबको आपकी आवाज। आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। क्या आवाज, आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। अच्छा सॉरी, अच्छा अब बताइए जी, सॉरी। आप जो बात कर रहे थे उसको आप कंटिन्यू करें प्लीज। जी मैं बात कर रहा था कि इफ आई रिमेम्बर करेक्टली के बात हो रही थी, शायद लैंग्वेज की बात हो रही थी। नहीं, करिकुलम और उसकी बात हो रही थी। टेक्स्ट बुक की बात हो रही थी। हाँ, टेक्स्ट बुक्स की बात हो रही थी, यस। उसमें द ओनली थिंग आई वुड से अबाउट द टेक्स्ट बुक इज कि मेरा वरी है कि अगर हमने उसको ओपन कर दिया और उसमें हमने कोई किसी को हमने सबको इजाजत दे दी जो मर्जी टेक्स्ट बुक पढ़ ले, तो जो एक पर्पस है कि ये तबकाती निज़ाम खत्म हो, ये खत्म नहीं होगा और फिर अब विल बी बैक टू स्क्वायर वन। तो ये मेरी वरी है। अदनान, आप प्लीज सवाल कंटिन्यू करें एजुकेशन पे। जी अनम्यूट कर ले खुद को अदनान। जी अस्सलाम वालेकुम शफकत साहब। जी वालेकुम सलाम। मैं कह रहा था आपके साथ जब भी डिस्कशन होता है तो वो जो कहते हैं तशनगी रह जाती है, इसलिए कि वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके एजुकेशन सेक्टर से हट के कि जिस पे आप जिस क्लैरिटी से बात करते हैं वो बड़े कम लोग हैं जो ओवरऑल पॉलिटिकल सर्कल में बात करते हैं। तो इट इज़ ऑलवेज वेरी रिफ्रेशिंग। वेरी काइंड ऑफ यू, वेरी काइंड ऑफ यू। इसमें जो करिकुलम से रिलेटेड असफर ने पूछ लिया, इस पे एक दो रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए थे लोगों की तरफ से। उसमें एक सवाल ये था कि आप करिकुलम के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज और टाइम और मनी एंड ऑल दैट इज बीइंग स्पेंट, वेयर एज द गवर्नमेंट स्कूल्स हैव वेरी पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, घोस्ट टीचर्स एंड पुअर टीचिंग। तो उस पे उतना फोकस लगता है कि नहीं है जितना करिकुलम की डिस्कशन पे और सब चीजों पे होता है। तो इस पे आप अपने राय दीजिएगा। देखें जी, तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान ने और मैं खुद जब मैं तहरीक इंसाफ में नहीं भी था तो एंड आई यूज्ड टू राइट अबाउट थिंग्स, तो आई यूज्ड टू कॉल दिस एजुकेशनल अपार्टाइड कि हमने इस मुल्क में फैसला कर लिया है कि कुछ लोगों को पीछे रखना है फॉरएवर और कुछ लोगों ने आगे जाना है। तो ये बड़ी देर से, और उसका रिजल्ट ये है कि हमारे 2013 के मैनिफेस्टो में भी और 2018 के मैनिफेस्टो में भी
यकसा तालीमी निसाब जो है ये एक मेजर सब्जेक्ट जो था, जो हमारे मैनिफेस्टो में था। सो ये नहीं है कि हम इसको हमने कोई अचानक इसको शुरू कर दिया है समथिंग, दिस वाज ऑलवेज वेरी मच अ पार्ट ऑफ आवर मैनिफेस्टो। दूसरा ये है कि एक्चुअली यू विल बी सरप्राइज्ड कि कितने कम पैसे खर्च हो रहे हैं इसके ऊपर, बिकॉज हमने एक अपना पार्टनर बनाया है आगा खान यूनिवर्सिटी को, उन्होंने बड़े रीजनेबल रेट्स पे हमें वो अपनी कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं। लम्स के बहुत सारे लोग वॉलंटरली हमें अपनी कंसल्टेंसी दे रहे हैं। हमारा जो एनसीसी है उसके लिए ज्यादातर वॉलंटियर्स हैं। सो यू विल बी सरप्राइज्ड के इस पे कोई ज्यादा मुझे अब फिगर याद नहीं है, लेकिन कोई 2-2.5 करोड़ ओवरऑल जब से हमने शुरू किया है। शायद ये भी बहुत ज्यादा कोई इतना ही है 2-2.5 करोड़ का, तो उसमें खर्च कितना हुआ है मेरे पास इस वक्त ऑफ एंड फिगर्स नहीं है। सो जो जहां तक स्कूलों का ताल्लुक है और एजुकेशन की क्वालिटी को बेहतर करना, इट्स ए ह्यूज सब्जेक्ट, बिल्कुल इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की तरफ से बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि स्कूलिंग की तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की है, दे हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ देयर टाइम। लेकिन अब हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसमें टेक्नोलॉजी की मदद से हम जो रूरल स्कूल्स और लो इनकम एरिया के स्कूल्स हैं उनमें हम इंटरनेट के जरिए we'll be able to beam lectures which will be of a quality which will be much higher than the quality that a village school teacher or a teacher in a rural area has. We'll be also able to use technology for teacher training. We'll be also able to use, अब तो बड़े इनोवेशंस आ गई हैं। हमने अपने मिनिस्ट्री में एक डिस्टेंस लर्निंग का पूरा एक शोबा खोल दिया है। learning immense possibilities of improvement of teaching की look to out of, so inshallah हम अपना रोल जी सर, आई थिंक वी गॉट द मैसेज। हाँ ठीक है। इस पे सर शफकत साहब एक क्विक इसके ऊपर ही एक फॉलो अप ये था कि इसमें ये कह रहे हैं कि आपने शायद अप्रैल 21 को टारगेट किया हुआ है करिकुलम के लिए, तो वो क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड दैट इज दिस रियलिस्टिक कि वी कैन हैव अ न्यू करिकुलम बाय अप्रैल 21? देखिए जी, वी हैव टारगेटेड अप्रैल 2021 फॉर ओनली क्लास 1 to 5, राइट। इट इज नॉट द एंटायर। उसके अंदर हमने जो प्रोग्रेस अभी तक अचीव कर ली है, वी हैव अभी हमने कुछ मीटिंग्स करके कंसेंसस ऑलमोस्ट हो गया है ऑन द करिकुलम। सेकंड क्वेश्चन जो लैंग्वेज का था उस पर हमने नेशनल कंसल्टेशन कर ली है, और उसके ऊपर भी एक फाइनल डिसीजन एक हफ्ते 10 दिन में हो जाएगा। टेक्स्ट बुक्स क्या हमने सेंट्रलाइज्ड मॉडल टेक्स्ट बुक्स बनानी है या हमने प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक बनानी है, उसके ऊपर भी अनकरीब फैसला हो जाएगा। सो मेरा ख्याल है कि अगर हमें कोविड की वजह से बहुत डिफिकल्टीज तो आई हैं, लेकिन अगर हम हमारी कोशिश ये है कि इसको फॉरएवर ना छोड़ा जाए। अगर फॉरएवर लंबा कर दिया तो ये कभी भी नहीं होगा। इसलिए हमारी ख्वाहिश ये है कि प्राइमरी सतह पे, अब उसके एग्जैक्ट मैकेनिक्स क्या है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की जरूरत होगी, ताकि हम इसको कंपल्सरी जब करेंगे तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट तो चाहिए होगा। सो वी विल हैव एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, फिर उसके लिए टेक्स्ट बुक्स तैयार होंगी, फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, फिर उसका एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बनाना होगा, एनफोर्समेंट के बाकी तरीके देखने होंगे। तो ये सारी चीज़ें अभी वर्कआउट हो रही हैं और हमारी कोशिश है कि हम अप्रैल तक इसको लॉन्च कर दें। अदरवाइज पाकिस्तान में बहुत सारी प्लानिंग होती है, एक्सिक्यूशन नहीं होती। वी वांट टू एक्सिक्यूट आल्सो एंड नॉट जस्ट प्लान। श्योर श्योर, थैंक यू। ये हमारे दोस्त हैं आसिम सिद्दीकी, ये कंट्री मैनेजिंग पार्टनर हैं यूआई के, उनकी तरफ से ये 2-3 सवाल हैं, लिंक्ड हैं ये। तो एक तो ये करिकुलम में पूछ रहे हैं कि बिफोर एजुकेटिंग द चिल्ड्रन हाउ आर द एजुकेटर्स टीचर्स गोइंग टू बी ट्रेन्ड?
और फिर उसी से लिंक्ड एक उनका क्वेश्चन है कि डज द करिकुलम सीक टू एक्चुअली बिल्ड अ नेशनल कैरेक्टर व्हिच इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमैनिटी सच एज इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी एंड ऑल दिस। तो ये आपका इसके बारे में। सेकंड पार्ट के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमने जो सीपीजी ग्रुप है इसमें मैंने कुछ अपने जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स थे वो लगा दिए थे कल, लेकिन अगर आप थोड़ी सी तकलीफ करके ट्वीट मेरी देख लें, आज मैंने जो सारा हमारा करिकुलम के बेसिक्स हैं वो मैंने ट्वीट भी कर दिए हैं, तो वो आप जाके देख लें और उसमें ये सारी चीज़ें जो आप कह रहे हैं सारी चीज़ें मौजूद हैं उसके अंदर। कैरेक्टर बिल्डिंग है, बाकी चीज़ें हैं, और ख़ास तौर पे बिकॉज बहुत सारे लोगों का ये कंसर्न है कि कोई फिरका वारियत, कोई किसी रिलीजन के खिलाफ बात नहीं होगी, कोई ऐसी चीज कोई नई चीज का दिल दुखाए, ये सारी चीजें हमने इसके अंदर शामिल की हैं। हमने बल्कि अपने नेशनल करिकुलम काउंसिल में पीटर जेकब जैसे लोगों को इंक्लूड भी किया है ताकि जहाँ जहाँ उनको कोई डिफिकल्टी नजर आती है वो बताएं। सो वो सारा कुछ तो वहाँ पे आपको नजर आ जाएगा। I'm sorry, I forgot the first part of the question was. वो सर एजुकेटर्स और टीचर्स की ट्रेनिंग के बारे में। हाँ जी, ये बड़ा डिफिकल्ट एरिया है, मैं इसको एक्नॉलेज करता हूँ कि अगर आपने टीचर क्वालिटी को बेहतर करना है तो देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो, लेकिन आई फील के ये जो टेक्नोलॉजी अब अवेलेबल हुई है ना, और अगर इसके लिए हम सब लोगों को उस पर लेके आ जाएं, मिसाल के तौर पे एक टैबलेट जो है वो एक टीचर को घर बैठे करें आप, बजाय को आप लेके आए किसी इंस्टीट्यूशन में, वो घर से दूर आए, उसके लिए आप खर्चा करें, ये करें वो करें। नाउ टेक्नोलॉजी अलाउज यू टू टीच द टीचर इन देयर प्लेस, जहाँ पर भी वो है। बल्कि टेक्नोलॉजी तो ये भी अलाउ करती है कि आप टीचर को फॉर ए वाइल फैसिलिटेटर बना दें और आप छोटे प्रोजेक्टर्स के जरिए लेसन जो है उनको बीम करना शुरू कर दें और टीचर जो है बजाय टीचिंग के फैसिलिटेटर बन जाए। सो देयर आर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स दैट वी आर लुकिंग एट, लेकिन हमारी कोशिश ये हुई कि शॉर्ट सर्किट करें और वो जो पहले डिफिकल्टीज होती थी कि जो टीचर ट्रेनिंग के लिए इंस्टीट्यूशन को ले उनको ट्रेनिंग दो फिर वापस भेजो, अब हम इंशाल्लाह टीचर की ट्रेनिंग जो है वो जहाँ पे टीचर होंगे वहीं पे ट्रेनिंग इंशाल्लाह करने की पोजीशन में आ जाएगी। जी थैंक यू। ये तारिक वाजिद साहब हमारे सीनियर प्रोफेशनल हैं, इनकी तरफ से ये कुछ सवाल हैं, उसको मैं ब्रीफ करता हूँ। कि एक तो वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात कर रहे हैं कि हाउ डू वी मेजर इट, और डू वी हैव पर स्टूडेंट एक्सपेंडिचर लाइक के एनजीओज और टीसीएफ वगैरह में किस तरह से होता है। फिर वो बात कर रहे हैं इसी से रिलेटेड कि बेंचमार्किंग कोई हमारे पास है इंडिया, बांग्लादेश, चाइना वगैरह से, तो हाउ आर वी मेजरिंग आवर एजुकेशन सिस्टम बेसिकली। थोड़ी लेकिन इफ आई अंडरस्टैंड ये क्या है कि इसका कंट्रोल मैं रिपीट कर देता हूँ शफा साहब। वो मेजरिंग की बात कर रहे हैं कि हाउ डू वी मेजर द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन गवर्नमेंट स्कूल्स, और उसके लिए वो कह रहे हैं कि हमने कोई बेंचमार्किंग की है इंडिया, बांग्लादेश या चाइना के साथ, और इसी तरह पर स्टूडेंट एक्सपेंडिचर हमारा गवर्नमेंट स्कूल्स का जो है वो प्राइवेट सेक्टर लाइक टीसीएफ वगैरह के मुकाबले में वो कितना है। तो इस तरह की कोई एक्सरसाइज है हमारे पास, ये कर रहे हैं? मेरे पास बिल्कुल एक्सरसाइजेज हैं, मेरे पास इस पर स्टैटिस्टिक्स नहीं है, लेकिन देखें वन वेरी गुड वे ऑफ टेस्टिंग के स्टूडेंट्स लर्न कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो तो असेसमेंट है। और असेसमेंट के लिए आप जाके स्कूल वाइज असेसमेंट भी कर सकते हैं, आप एक जनरल असेसमेंट भी कर सकते हैं। हम जो सोच रहे हैं मैं आपको बता सकता हूँ, हम ये सोच रहे हैं कि क्लास 5 और क्लास 8 में हम एक असेसमेंट मैकेनिज्म डेवलप करें, ताकि एक तो हमें पता लगे कि हमारा नेशनल करिकुलम पढ़ाया जा भी रहा है या नहीं जा रहा। क्योंकि हम एजुकेशन डिपार्टमेंट को, पुलिस तो है नहीं कि छापे मारते फिर स्कूलों में, तो उसमें तो ये होगा कि द ओनली वे यू कैन फाइंड आउट कि आपका जो नेशनल करिकुलम है वो पढ़ाया जा रहा है या नहीं पढ़ाया जा रहा,
कि आप क्लास 5 के अंदर कोई असेसमेंट का मैकेनिज्म बनाएं और क्लास 8 में कोई असेसमेंट का मैकेनिज्म बनाएं। तो वो जब होगा तो उसके दो फायदे होंगे। एक तो आपको ये पता लग जाएगा स्कूल वाइज के किस स्कूल में स्टैंडर्ड क्या है इस वक्त और कितनी लर्निंग कितनी हो रही है और कितनी लर्निंग नहीं हो रही। अनफॉर्चुनेटली लर्निंग पॉवर्टी का एक टर्मिनोलॉजी वर्ल्ड बैंक ने अभी बनाई है और पाकिस्तान की लर्निंग पॉवर्टी बहुत हाई है, विच इज़ एन इंडिकेशन के हमारे स्कूलों में जो बच्चे जाते भी हैं उनकी लर्निंग लेवल्स बड़े पुअर हैं। सो एक तो हम ये तरीका है। नेचुरली वी विल आल्सो बी लुकिंग एट द रीजनल बेंचमार्क्स और रीजनल बेंचमार्क्स को भी ज़हन में रखेंगे, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम अपने असेसमेंट के तरीके को बेहतर करें ताकि हमें साथ साथ पता लगता रहे कि लर्निंग लेवल जो है वो क्या है। थैंक यू। मेरे क्वेश्चंस हो गए सर। आप नगाज़ शाजिया कुछ पूछ रही थी, इनको देख लीजिए। शाजिया आप कोई क्वेश्चन करना चाहेंगी? ये अगर आप शाजिया की क्वेश्चन रिपीट कर दें। जी शाजिया, इस्लामाबाद भी जाना है सर। आपने इस्लामाबाद भी जाना, ठीक है। तो बेसिकली हम आपसे क्लोजिंग रिमार्क्स ले लेते हैं। जो आज की ओवरऑल डिस्कशन है, जो आपसे कुछ मैंने सवालात किए, आपका ओवरऑल क्या मैसेज है एज शफकत महमूद, एज फेडरल मिनिस्टर ऑफ द पीटीआई गवर्नमेंट, इमरान खान गवर्नमेंट, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्लोजिंग रिमार्क्स। मैं इसमें एक ऐड कर दूं, कि इसमें मतलब आप जो कॉर्पोरेट पाकिस्तान ग्रुप है इसको इस मैसेज के थ्रू मतलब आप व्हाट वुड यू वांट अस टू डू इन ऑर्डर टू प्रोपेगेट सम पॉजिटिविटी इन दिस रिगार्ड? नहीं, पहली तो बात यह है कि ये ग्रुप जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रुप है। इट हैज opinion makers, people who can make things happen. So I've always had the highest regard, respect for this group. So उसमें तो I think that अगर आप थोड़ी सी पॉजिटिविटी, I would suggest कि जो हमारे डिफिकल्टीज हैं एज ए नेशन है, और यू हैव अ गवर्नमेंट टुडे जिसके अंदर किसी का, मैं अपने लीडर के बारे में तो अपने सीले पर हाथ रख के कह सकता हूँ, अपने बारे में भी और बहुत सारे लोगों के बारे में, कि किसी का कोई जाती इंटरेस्ट नहीं है। ऑल वी वांट टू डू, दिन रात हमारी कोशिश है कि हम मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ करें, और उसके लिए जो एजेंडा है वो मैंने आपको बता दिया। हमने इकोनॉमी को बेहतर करना है, हमने जस्टिस सिस्टम को रिवैम्प करना है ताकि लोगों को इंसाफ मिले और कारोबार भी चल सके, और हमने गवर्नेंस सिस्टम जो है उसको कुछ करना है, एजुकेशन को हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। सो पॉजिटिविटी, बिकॉज आई समटाइम्स डिटेक्ट के लोग इम्पेशेंट होते हैं, और होना भी चाहिए बिकॉज पीपल वांट रिजल्ट्स, लेकिन थोड़ा सा जो डिफिकल्टीज है उनका अंदाजा लगा के, और दूसरा ये है कि हमें कुछ थोड़ा सा कलेक्टिवली सोचना चाहिए कि जो हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जिसके अंदर हमें कोई अपना जो थिंकिंग है उसको अलाइन करना है, ताकि जो एक नेशनल गोल्स हैं उनकी तरफ हम मिलके आगे जो है वो बढ़ सके। तो उसमें अंदर हम बहुत ज्यादा एक दूसरे पे तनकीद भी करते हैं, एक दूसरे को सख्त बातें भी करते हैं, और हमारे मीडिया के ऊपर तो हम बिल्कुल एक दूसरे के साथ रोज बैठ के ज्यादती कर रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसमें अब कोशिश करनी चाहिए आप जैसे ग्रुप को खास तौर पे, कि जो कोई पॉलिटिकली अलाइन नहीं है, कुछ नहीं है। किसी जमाने में एक पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल होता था, मैं ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन अच्छे उन्होंने प्रोग्रेस और चीजें वर्कआउट की आपस में बैठ के, और गवर्नमेंट्स को एडवाइस किया कि ये इकोनॉमी में ये चीजें करें। आई थॉट मेनी ऑफ दोज वर गुड सजेशंस एंड दे प्लेड अ पॉजिटिव रोल। आई होप के आपने कहा ना कि ये ग्रुप क्या कॉर्पोरेट पाकिस्तान ग्रुप, जिस तरह अभी आपने ये डिस्कशन का सिलसिला किया है उस पर हम लोग आ रहे हैं, बट आप अपने तौर पर भी ग्रुप्स बना के सोल्यूशंस भी सजेस्ट करें कि मसलन ये जी डिफिकल्टी, अगर जुडिशल सिस्टम का रिफॉर्म है, इट्स नॉट इजी, इट्स अ डिफिकल्ट प्रोपोजिशन, उसमें इंटरेस्ट भी आ जाते हैं, उसके अंदर टफ बैटल्स भी आ जाती हैं उसमें, लेकिन अगर एक इंडिपेंडेंट ग्रुप्स जो है वो कहते हैं कि जी ये 10 स्टेप्स लेने जरूरी हैं टू रिफॉर्म द जुडिशल सिस्टम, ताकि लोगों को इंसाफ भी मिले और जल्दी फैसले भी हो जाए और दुनिया का कारोबार भी चले, तो उसमें हेल्प करें। अगर आपने
गवर्नेंस को बेहतर बनाने का, इकोनॉमी को बेहतर बनाने। सो आई वुड से कि इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ अस कि अगर आप जैसे न्यूट्रल ग्रुप्स जो है वो नेशनल इश्यूज के ऊपर एक आइडियाज फ्लोट करें और हमें गाइड करें। सो ऑल आई कैन अश्योर यू इज कि वी आर वर्किंग ऑनेस्टली, मतलब अगर आप कभी आके देखें, सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। मैं अपने फील्ड में कह सकता हूँ कोई इसमें पर्सनल एजेंडा नेशनल करिकुलम में नहीं है, इन चीज़ों में नहीं है। मेरा अगर आप बैकग्राउंड देखें तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारी चीज़ें लोगों को हैरान होंगी कि जहाँ पे, लेकिन ये कौमी मफाद में जो भी कुछ है कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह करे हमें कामयाब हों। हमने एक कौम बनाना है। ये कौम बिखरी हुई है, तबकात में बिखरी हुई है, सोच में बिखरी हुई है, और ये सोच को हमने बेहतर करना है। ये जो हमने पिछले 15-20 साल में 60-70 हज़ार बंदे जो मारे गए और शहीद हुए हमारे लॉ इन्फोर्समेंट के, उसकी एक वजह ये भी थी कि हमारी सोच एक नहीं थी। तो हमने कोशिश करनी है कि कम से कम बेसिक्स पे तो हम अग्री कर सके। तो यही है चंद चीजें जो मैं आखिर में कहना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया शफकत साहब। और एक बात आपको मैं बताता चलूं कि जो पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल है वो बहुत एक्टिव है, स्टिल एक्टिव नहीं बल्कि उसका पिछले कुछ सालों में हर गुजरते साल के साथ उनका साइज ग्रेजुअली बढ़ रहा है, उनकी मेंबरशिप जो है वो बढ़ रही है। आई थिंक अराउंड 80 कॉर्पोरेट मेंबर्स हैं, क्योंकि उनका एक बहुत सिलेक्टेड क्राइटेरिया है। जो पाकिस्तान के जो सारे टॉप बिजनेस हाउसेज हैं वो उनके मेंबर हैं। तो पहले आई थिंक वो 63 थे 2 साल पहले, आज इस वक्त वो 80 प्लस पे जा चुके हैं। और वो डिफरेंट आपकी जो रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज हैं उनके साथ वो बहुत क्लोज काम कर रहे हैं, कॉमर्स मिनिस्ट्री, इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री और जो भी रेलेवेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो एहसान मलिक साहब उसके हमारे आजकल सीईओ हैं, और एक उनका इलेक्टेड बोर्ड है जिसमें बहुत सारे सीपीजीएल्स भी हमारे मेंबर हैं। तो वो बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसमें ओवरसीज इन्वेस्टर चैम्बर अपना बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा है। मसले मसाइल बहुत हैं इस मुल्क के, और ऑफ कोर्स डायलॉग का पर्पस यही होता है कि दोनों तरफ के ख्यालात सामने आए। हम कम से कम ए पॉलिटिकल हैं, और हम हमेशा क्रिटिकल फीडबैक भी इसलिए शेयर करते हैं ताकि हम सिर्फ वन साइडेड बात न कर रहे हो, और एक कम से कम एक रिकमेंडेशंस जा रही हो। बहुत सारे इश्यूज पे बहुत सारे मेंबर्स अपने अपने लेवल पे और डिफरेंट फोरम्स के साथ चीजें कर रहे हैं। आपका शुक्रिया। और मैं माजरत चाहता हूँ बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स से, जो हमारा इंटरनेट का डिस्कनेक्टिविटी का जो इशू रहा, लेकिन डिस्पाइट ऑल दिस आई थिंक बहुत सारे इश्यूज क्लियर हुए। Or with this note, I'm again grateful to Shafkat Mahmood Saab, I'm grateful to Adnan, Amir Ibrahim, and all our participants. And with this note, the meeting is adjourned. Thank you. Thank you, Ji. Thank you very much. Thank you.